अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान की हस्ती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी और मेरे साथ हैं रिजवान अली अहमद। और हम सब की जानिब से सुबह खैर। इस उम्मीद, इस यकीन और इस दुआ के साथ हम दिन का आगाज़ कर रहे हैं, प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं कि अल्लाह करे आने वाला दिन, आने वाला वक्त हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए। गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलट कर हमारे सामने ना आए। दिन के आगाज़ में आज सुबह 6 बजे से रावलपिंडी इस्लामाबाद में बड़ी मूसलाधार बारिश हुई और बिल्कुल मौसम जनाब। एक दफ़ा फिर कल जो हब्स था शाम के वक्त, रात के वक्त, उसका खात्मा ऐसे हुआ कि मानसून की बारिशें और ये जो मानसून की झड़ी जिसकी हम बात करते हैं, एकदम से डेवलप होता है मौसम और फिर बारिश शुरू हो जाती है और तेज़ रफ्तार बारिश हुई। अच्छी खासी मूसलाधार बारिश थी रावलपिंडी इस्लामाबाद में, जिसकी वजह से टेम्परेचर्स काफ़ी कम हो गया है। बिल्कुल जनाब, और बारिश इतनी खौफनाक थी कि सुबह हम परेशान हो गए कि बाहर क्या सेटअप होगा, लेकिन अब जो है बारिश का सिलसिला थम चुका है। लेकिन जो प्रिडिक्शंस हैं वो यही हैं कि वेदर फोरकास्ट यही है कि वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इसके साथ साथ हमने ये भी देखना शुरू कर दिया है कि जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज़ करना शुरू हो गया है, ना सिर्फ डैम्स में बल्कि हमारे गली मोहल्लों में भी। तो इसमें आपने एहतियात करनी है और बाहर निकलते हुए आपने देखना है कि जो मुकामी नदी नालों में तुगयानी का अंदेशा है उसमें आपने ये एहतियात करनी है कि बाहर जाके स्विमिंग नहीं करनी है, जो बच्चे करना शुरू हो जाते हैं। और आपने प्रॉपर NDMA की वेबसाइट, पाकिस्तान मेट ऑफिस की वेबसाइट है, उसको आपने विजिट करना है। ट्रैवल कर रहे हैं तो आपने तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए करना है। अब लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा है क्योंकि पहाड़ों पर भी टेम्परेचर कम होता है, बारिश होती है, इसकी वजह से फिसलन होती है सड़कों पर। और अगर ट्रैवल करें खासतौर पर नॉर्दर्न एरियाज़ में तो तमाम एहतियाती तदाबीर और उस इलाके के मौसम के हवाले से NDMA की वेबसाइट पर भी, महकमा मौसमियात से भी कोऑर्डिनेट करके फिर अपने सफ़र का आगाज़ कीजिए। बिल्कुल जनाब। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक बहुत अहम स्ट्रेटेजिक दौरे के हवाले से। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयेव का दौरा पाकिस्तान, और दौरा पाकिस्तान के मौके पर उनके इस्लामाबाद में उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। और उसके बाद उनको जो हमारे तैयारे हैं, हमारे हिफाजती तैयारे हैं, लड़ाका तैयारे हैं, उनके हिसार में उनको लेकर आया गया है। एक तरह से उनका बड़ा अच्छे से वेलकम भी किया गया है। वेलकम के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि बहुत इम्पॉर्टेंट जो सेक्टर्स हैं उसमें MOU साइन की गई हैं। 15 ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें MOU साइन की गई हैं। और अगर हम उन सेक्टर्स के हवाले से बात करें तो वो मादनी ज़खायर है और जियोलॉजी के शोबे में मुफाहमती याददाश्त साइन की गई। इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में टेलीविज़न एंड रेडियो और पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन के दरमियान भी मुफाहमती याददाश्त, साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में भी MOU साइन की गई हैं। इसके साथ साथ SMEs के हवाले से अगर बात करें या हम बात करें कि दोनों मुल्कों की कोलैबोरेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रिजवान वी हैव अ गेस्ट ऑन जी, इट एज वेल। हमें ज्वाइन किया है साबिक सफ़ीर शाहिद कियानी साहब ने। शाहिद कियानी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। भाई साहब, आई एम ऑनर्ड जी आपके शो में। ये आपने वक्त दिया, बड़ा अहम दौरा है और या इस चीज़ का इजहार दोनों तरफ से है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी इजहार किया है, आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयेव ने भी इस चीज़ का इजहार किया कि जो सियासी ताल्लुक है, जो हमारी दोस्ती है, इसको अब मुआशी शराकतदारी में तब्दील करना है। इस दौरे की अहमियत को कैसे देखते हैं आप? लेकिन ये सबसे पहले तो ये जो दौरा है सदर अजरबैजान का, ये इसके बहुत सारे मकासद हैं। पहली तो ये है कि ये कॉप जो है जिसे कहते हैं अपना ये जो अपना कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज है, COP, जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, ये नवंबर में ये होस्ट होंगे। और बहुत अहम कॉन्फ्रेंस है ये, दुनिया के सब लीडर वहाँ होंगे। उसकी भी इनविटेशन वो दे चुके हैं, लेकिन उनको वो यहाँ आए हैं पर्सनली, प्राइम मिनिस्टर को साथ मिलकर उनसे बातचीत करेंगे। बातचीत हुई है और उनको इनविटेशन दी गई। दूसरी बात यह है कि अजरबैजान जो है वो उन चंद ममालिक में शामिल है जो पाकिस्तान की, जो कश्मीर की, जो हमारी प्रिंसिपल स्टैंड है, उसको वो सपोर्ट करते हैं। और बिल्कुल उन्होंने ओपनली पब्लिकली कहा है कि जी हम कश्मीर के जो इशू है इसको जो प्रिंसिपल स्टैंड है इसको हम सपोर्ट करते हैं। उसकी वजह यह भी है कि पाकिस्तान ने जब इनकी अर्मेनिया के साथ वो जो इनका इलाकाई जो झगड़ा था उस पर पाकिस्तान ने अजरबैजान का साथ दिया। तो ये बहुत अहम है। तीसरी बात यह है कि ये जो कॉन्फ्रेंस जो हो रही है उसकी अहमियत हमारे लिए कैसी है, वो आगे आप बातचीत करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा। सही सही। शायद कियानी साहब, मैं अब आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह हम आपने थोड़ा सा ताल्लुकात के हवाले से, हिस्ट्री के हवाले से बात की, इस दौरे से जो दोनों ममालिक हैं उनकी तजारत में जो बायलैटरल ट्रेड है उसमें इजाफे के क्या चांसेस है और उससे कितनी बेहतरी आएगी दोनों ममालिक के दरमियान? देखिए जी, सबसे पहले आप देखें कि अजरबैजान ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में ये एक चंद ममालिक हैं जिसका जो जिसे कहते हैं लैंड लॉक नहीं है,
कैस्पियन सी पे ये खुलता है और तुर्की ईरान इनके साथ इनके ये क्या ना बॉर्डर्स मिलते हैं। और दूसरी बात ये कि ये ऑयल एंड गैस में बहुत अहम रोल अदा कर रहा है ऑयल एंड गैस। तो इसके इनकी वजह से जो उनकी इकोनॉमी है बड़ी स्ट्रांग है। पाकिस्तान में आकर इन्होंने जो अभी जो 15-16 जो MU साइन हुए हैं उसके अंदर ये मादनियात है, ऑयल एंड गैस, दूसरी चीजें हैं। तो इससे हमें हमें पाकिस्तान को फायदा उठाना पड़ेगा। ये MOU तो साइन हो गए लेकिन अभी आगे भी चलना है। हमें चाहिए कि हम क्योंकि हम अब ऑयल एंड गैस में हम डेफिशिएंट हैं, हमें इनके साथ अभी के जो एग्रीमेंट साइन हुई हैं हम देखे हैं कि हम इससे कितना फायदा उठा सकेंगे। वो जरूरी है कि हम पाकिस्तान इसमें पहल करे। MOU साइन होने के बाद हमें चाहिए कि इसको फॉलो अप, इसमें थोड़ी हम कमजोर हैं, इसको फॉलो अप एक्सपेक्ट किया जाए। शायद क्या नहीं साहब, हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें कोऑपरेशन के हवाले से बात हुई है। ख़ासतौर पर अगर हम कानूनी इंसाफ की बात करें, वहाँ पर अज़रबैजान के ने जो उनका तजर्बा है, जो इम्प्लीमेंटेशन है वहाँ पर, उससे पाकिस्तान इस्तेफ़ादा करना चाहता है। पाकिस्तान में जो कानून इंसाफ है उससे अज़रबैजान इस्तेफ़ादा करना चाहता है। इसी तरह से आबी ज़खायर के हवाले से, मादी ज़खायर के हवाले से भी ये वो सेक्टर्स हैं जो माजी में निगलेक्ट होते रहे हैं। अब ख़ास तौर पर तवज्जो दी जा रही है इन सेक्टर्स पर। इनमें डेवलपमेंट, पाकिस्तान अज़रबैजान आगे बढ़ना कितना अहम है, न सिर्फ पाकिस्तान अज़रबैजान के लिए बल्कि खित्ते के लिए? देखिए जी, बहुत जरूरी है कि ये जो देखें ना, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, आपको पता होना चाहिए 1990 तक तो ये सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, क्योंकि ये पहले आज़ाद ममालिक हैं। ये मुल्क जो है आज़ाद थे, बाद में सोवियत यूनियन पर इस पर काबज हो गए और फिर 1990 में जब कोल्ड वॉर खत्म हुई तो ये फिर दोबारा से वापस, जिस तरह ये मुल्क जो इनकी बड़ी एक लंबी तारीख है, ये फिर अपने एक इंडिपेंडेंट मुल्क बन गए। इनसे ये देखें, ये आपसे सीखना चाहते हैं कि ये जो कानून, क्योंकि पाकिस्तान के जो कानून है वो अंग्रेजों के वक्त के बना, फिर हमने उसके अंदर उसको स्ट्रॉन्ग किया, फिर आगे बढ़ाए, अमेंडमेंट्स की। आज जो आपको नजर आता है कानून जो पाकिस्तान में यहाँ पर, उसमें उसमें जरूरी है कि ये है कि हम दूसरे ममालिक को भी सिखा सकते हैं, बल्कि उनसे भी सीखना चाहेंगे। ये दोनों तरफ चलेगा। ये वो आपसे सीखना चाहते हैं, लेकिन जो जो एक इकोनॉमी के जो हिस्सा इनका ऑयल एंड गैस का है, दूसरा का, हमें उससे फायदा उठाना चाहिए। तीसरी चीज मैं आपको एक और बात कहूं, ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है जिसकी वजह से ये यहाँ पर आए हैं सदर साहब, एक ये भी इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हमें इससे बहुत फायदा उठाना है। मैं उसकी वजह बता देता हूँ कि पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ पर नेचुरल डिजास्टर्स में हमारा जो हम इसमें गुजर चुके हैं। अभी फ्लड्स थे, 2-3 साल पहले फ्लड्स आए, अर्थक्वेक आया। अभी फिर हमें डर है कि ये जो आपने भी देखा है कि रात को बारिश हुई। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश ज्यादा होती है, वह लोगों के पास मीन्स नहीं है कि उस फ्लड से बचें, तो घर गिर जाते हैं। हमें ये एक और चीज जरूरी है कि देखें, जो दरख्त जो है, हमने जो ग्रीनरी है, इस पर हमने एक जो नेशनल पॉलिसी है वो नहीं है। अगर आप चले जाएं ये जो मोटरवे के ऊपर, आपको हाउसिंग सोसाइटी नजर आएंगी, जिसकी मैं समझता हूं कि हमारी इकोनॉमी में इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें बल्कि टाउन्स के अंदर, शहरों के अंदर दरख्त लगाने चाहिए, और स्कूल के अंदर बच्चों को ये जरूर बताना चाहिए कि बच्चों को कि जी ग्रीनरी या फॉरेस्टेशन या दरख्तों की क्या अहमियत है। आज आप देखें इस्लामाबाद के अंदर, अभी मैं देख रहा था 1 महीने पहले, कितनी दफा यहाँ पर आग लगी पहाड़ों के अंदर। हमें इसको समझना चाहिए। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है, उसमें एक बैलेंस है। जब आप बैलेंस को तोड़ेंगे तो फिर ये नुकसान होगा। फिर हमारे पास इतने जराए नहीं है कि हम जब नुकसान हो जाए उसका पूरा करें। अभी फ्लड्स जो आपके 2-3 साल पहले आए थे, अभी उस पर हम निपट रहे हैं। तो हमें ये जरूरी है कि ये कॉप जो अभी बाकू में नवंबर में ये कॉन्फ्रेंस होगी, उसको अहमियत दें, उससे सीखें। अगर हमें दुनिया के लोग, मुल्क जो फ्लड्स हमें फंड्स देते हैं, उस फंड्स को हम सही तरीके से इस्तेमाल करें। और हमें दरख्त जो है, मैं कहता हूं कि आपको हर शहर, हर गांव, हर टाउन के अंदर दरख्त लगाने के लिए, जिस तरह आप देखें कई ममालिक में एक दिन छुट्टी की जाती है, ये आप देख लें चीन उनमें, और वहां पर लीडर लेके जाते हैं, कहते हैं जी आप दरख्त लगाएं सारा दिन और कुछ भी ना करें। सही सही। शायद कियानी साहब, इसमें हमारे बहुत ज़्यादा इंटरनल मैटर्स भी शामिल हैं कि हमने खुद किस तरह उन चीज़ों को लेकर चलना है, उसकी सस्टेनेबिलिटी को किस तरह
हमने उस पर फोकस रखना है, उसकी यकीन दहानी करवानी है उन पार्टनर्स को भी जो कि हमारे साथ काम कर रहे हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से भी आज़रबाईजान के साथ जो मंसूबे हैं उस पर दस्तखत किया गया, ये कितने इंपॉर्टेंट मंसूबे हैं और ख़ास तौर पे हमने देखा कि सियाहत के फ़रोग के लिए हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और आज़रबाईजान तो वैसे भी जाया करते हैं लोग, पूरी दुनिया से पसंद किया जाता है जो उनका आर्किटेक्चर है, जो उनकी रिच हिस्ट्री है। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान का विजन सेंट्रल एशिया है, इसको कैसे आप देख रहे हैं? माइन एंड मिनरल्स को देखा जाए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कोलैबोरेशंस को देखा जाए और हमारा जो विजन सेंट्रल एशिया है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जी, सियाहत के बारे में मैं खुद ट्रैकर हूँ। अगर आप पाकिस्तान को आप देखें, ये जो आपका नॉर्दर्न एरियाज है, बिलीव करें से ज़्यादा खूबसूरत तो आपको ये पहाड़ और ये जगहें जो हैं आपको नहीं मिलेंगी। मेरी पहली पोस्टिंग रोम थी। मुझे याद है कि वहाँ पर इटली में 83 की बात कर रहा हूँ कि हमारे लिए मसला बनता था कि माउंटेनियर्स जो थे उनकी लिस्टें आनी शुरू हो जाती थी और वो कहते सिर्फ हमने पाकिस्तान जाना, कहीं और नहीं जाना। अभी भी आप जाके देख लेंगे किस तरीके से यहाँ पर हर साल किस तरीके से माउंटेनियर्स आते हैं। हमें चाहिए कि हम फोकस करें। दूसरे हमें हमें असल में मसला ये है कि हम दूसरे ममालिक से हमें सीखना चाहिए कि उन्होंने इन इलाकों को कैसे कैसे डेवलप किया और फिर वहां पर इसको कैसे हमने, मिसाल के तौर पर उनकी वेबसाइट्स पे चले जाएं तो देखें। आपका एक पीटीवी का एक चैनल है, मैं उसको देखता हूँ, पाकिस्तान मेरा ख्याल है लैंडस्केप का। उसमें आपने कमाल कर दिया है कि अगर उसको देखा जाए तो 24 घंटे आप बता रहे होते हैं कि पाकिस्तान की कौन सी जगहें हैं, कहाँ जाना चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है, हमें चाहिए कि ये सेहत के बारे में ये जो अज़रबैजान है इन्होंने बड़ा काम किया इसके ऊपर, हमें इनसे सीखना चाहिए। जहाँ तक मिनरल्स की बात आ गई, इसमें मिनरल्स के अंदर ये बहुत आगे हैं। अपना अज़रबैजान ऑयल एंड गैस है, हमें इससे सीखना चाहिए, इनके साथ कोलैबोरेशन करनी चाहिए। मैंने आपको बताया ना, हमारा मसला है फॉलो अप का। फॉलो अप जरूरी है। अब SFIC बना दी गई है ये वज़ीर आज़म साहब ने और आर्मी चीफ ने। हमें इसके थ्रू हमें अपने जो मिनरल्स हैं पाकिस्तान के अंदर, क्रोमाइट है, ब्रोमाइट है, ये जो आपके देखें NWFP के अंदर है, सिंध के अंदर है, पंजाब के अंदर, ये बेशुमार आपके मिनरल्स हैं। इसको एक्सप्लॉइट करने की जरूरत है, दूसरे ममालिक से सीखने की जरूरत है, उनसे कोलैबोरेशन की जरूरत, जिस तरह भी ये अज़रबैजान ने आपको कहा है, तो हम उसको फॉलो अप करें। बिल्कुल सही शाहिद कियानी साहब। हम देखते हैं वज़ीर आज़म तो खुद इसमें काफ़ी ज़रा इंटरेस्ट भी लेते हैं, एफर्ट भी पुट इन करते हैं, दौरा करते हैं और जो हिदायत है वो भी जारी करते हैं। क़यादत तो विजन दे सकती है, हिदायत दे सकती है, रास्ता दिखा सकती है। अब अगर पाकिस्तान आज़रबाईजान की बात करें तो अवामी रवाबित के हवाले से, पीपल टू पीपल रिलेशन के हवाले से बात हुई है। कितना अहम एलिमेंट है, आप सफ़ीर रहे हैं सफारतकारी में, जब पीपल टू पीपल रिलेशन बिल्ट होता है तो ये दो कौमों को, दो मुल्कों को कितना करीब ले आता है? देखिए जी, पीपल पीपल कॉन्टैक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं वो बिजनेस है। और आपने इस वज़ीर आज़म साहब ने उसकी, शहबाज शरीफ साहब ने उसकी अहमियत दी। यदि ये जो एग्रीमेंट साइन, जो MOU साइन हुए हैं, आज आप इनको इम्प्लीमेंट कर दें। बिजनेसेस क्या करती हैं, वो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है, यही ब्रिज है। क्योंकि आम आदमी जो दोनों ममालिक में है वो ये देखता है कि मुझे इससे क्या फायदा होगा। जब बिजनेसेस आती हैं तो जॉब्स क्रिएट होती हैं, बिजनेस थ्राइव करती हैं, लोगों के हालात बेहतर होते हैं, लोगों की चॉइसेस बढ़ती हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इसको अहमियत को समझें। और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के मुतालिक ये जो भी $2 बिलियन का जो भी ये कहा है कि जी हम इसको लेके जाएंगे, उन्होंने कहा है कि ये $2 बिलियन तो बहुत छोटी चीज है, हम तो इसको और बढ़ाना चाहते हैं। तो ये बड़ी अहमियत की खबर है पाकिस्तान के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो बस ये उम्मीद करता हूँ कि इसको फिर फॉलो अप करें, इसको आगे लेकर जाएं। वज़ीर आज़म साहब जब चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, नॉन थे कि वो इस चीज को अहमियत देते थे कि जब वो किसी प्रोजेक्ट को बनाते थे, फिर उसको चलाने के लिए वो फिर आप अपना इस एम ऑब्जेक्टिव में सबसे आगे होते थे। तो हमें भी, हम उम्मीद करते हैं कि इस वक्त भी जो अभी एक एग्रीमेंट साइन हुए, इनको आगे लेके चलेंगे। शाहिद कियानी साहब, ये हम भी देख रहे हैं और कहा भी जाता है, जिस तरह आपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से बात की, दैट ही इज़ अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, और जो भी मंसूबे उनके टाइम पे इनिशिएट हुए उन पे वो बहुत ज़्यादा जो है एक्टिवली उसको देखते भी रहे, उसकी सर्विलेंस भी करते रहे कि ये किस तरह चल रहे हैं, इनकी सस्टेनेबिलिटी क्या होगी, इनका मटेरियल क्या यूज़ हो रहा है। बहुत माइक्रो मैनेजमेंट में भी वो आए हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो हमारे मंसूबे आज़रबाईजान के साथ साइन हो रहे हैं, जो MOU साइन हो रही हैं,
वो जिन सेक्टर्स में हो रही हैं उन्हीं सेक्टर्स में हमारी MOUs UAE के साथ भी साइन हो रही हैं, उन्हीं सेक्टर्स में हमारी MOUs चाइना के साथ भी साइन हो रही हैं, उन्हीं सेक्टर्स में हम दीगर ममालिक के साथ भी बढ़ रहे हैं. Being a ambassador, former ambassador, what do you think, what are the factors जिन पे अभी भी फोकस करने की ज़रूरत है and we are not focusing? देखिए जी, बात ये एज फार एज यू टॉकिंग अबाउट दिस सेक्टर्स बिजनेस की जो है आपने बताई है भी क्या ये मिनरल्स हैं और अदर एस्पेक्ट्स हैं. आपने साइन तो मैंने फिर बताया ना आपको कि आप दूसरे ममालिक के साथ साइन करते हैं. मैं खुद क्योंकि फॉरेन सर्विस में रहा हूँ तो हमारा जो कई दफ़ा मसले मसाइल इसी पर आते हैं. एक तो वन विंडो ऑपरेशन आपका होना चाहिए. वहां पर हम थोड़ी सी हम कमज़ोर हैं कि आप देखें ना, हमें सीखना चाहिए चीन से. हमारा इतनी दोस्ती उनके साथ है. वहां पर वन विंडो ऑपरेशन का मतलब होता है कि मिसाल के तौर पर आपने कोई फैक्ट्री लगानी है तो ऑयल जो आपने यूटिलिटीज हैं, लैंड एक्विजिशन है, बाद में आपका वोकेशनल इंस्टीट्यूशन है, स्किल्स का जो है वो एक ही जगह पर एक ही दफ्तर के अंदर आपको उसके सब के जवाब मिलेंगे. तो इसलिए फिर जो बिजनेसमैन है वो कहता है मैं इस मुल्क में जाऊंगा, फिर वहां पर जो आपका जो निज़ाम है ना इंसाफ का वो भी मजबूत होना चाहिए. कि अगर फर्ज कर ये तो जो आम बिजनेसमैन होते हैं उनके छोटे मोटे मसाइल तो चलते रहते हैं ना जी, आप वो भी कैसे हल होंगे. ये चीजें बहुत जरूरी है. हमें अपने दूर की नहीं, हमें जाना चाहिए. मैं तो समझता हूँ हमें चीन से सीखना चाहिए कि उन्होंने ये सब कुछ कैसे किया, जिसकी वजह से वहां पर सबसे ज्यादा बिजनेसेस जो हैं वो अपनी वहां जा रही हैं और वहां पर उनकी बिजनेस थ्राइव कर रही है. और जो आप देखें ना, हर रोज आप देखते हैं कि आज ये फैक्ट्री यहाँ चली गई. वेजेस आप तो खैर चीन की बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उनकी जो स्किल्स हैं, वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो स्किल को इम्प्रूव करते हैं. वही चीज जो अब मिसाल के तौर पे अमेरिका में, एक मिसाल दे देता हूँ, $100 की बनती है, यहाँ पर आपको $25 या $30 की मिलेगी. तो क्यों नहीं वो बिजनेसमैन जो है वो यहाँ जाएगा, करेगा. फिर उसको पता कि मैं मसले मसाइल में फंसा, मुझे इंसाफ भी मिलेगा. फिर उसको पता कि यहाँ पर किस स्किल की वोकेशनल इंस्टीट्यूट मैंने अगर आपने बंदों को ट्रेन करना है कि अरे ये चीज बनाए, वो उसके लिए भी है. हमें यहाँ ये भी करना पड़ेगा कि वोकेशनल इंस्टीट्यूट आपकी EPCs बनी हुई हैं या बन रही हैं, वहां पर वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बनना बहुत जरूरी है. मिसाल के तौर पर आप लैपटॉप बना रहे हैं तो लैपटॉप बनाने के लिए, स्किल्स इंप्रूवमेंट के लिए एक वोकेशनल इंस्टीट्यूशन होनी बहुत जरूरी है. हम ये समझते हैं ये जो अभी MOU साइन हुए हैं मुकालम से, इसको मैं फिर आपके दोबारा बात कहूंगा कि SFIC के थ्रू या किसी हुकूमत के, ये आपको इसको सीरियसली फॉलो करना पड़ेगा. क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो अगले साल पता चला फिर वो वापस आ गए हैं, उन्होंने फिर ये बात की है, फिर साइन किए हैं और कुछ नहीं हुआ. तो इसमें आम आदमी का भी फायदा. देखिए एक और भी बात है, SIFC का आपने जिक्र किया है. अभी गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में काम इजलास हुआ और उसमें चीन के मॉडल पे, जैसे आप अभी फरमा रहे हैं, चीन में जिस तरह से बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर्स मौजूद हैं, एक छत के नीचे तमाम सहूलियात हैं, इसी तरह से बिजनेस सेंटर्स के डेवलपमेंट के हवाले से अहम फैसला भी हो गया है और वज़ीर आज़म ने इस हवाले से हिदायत भी जारी कर दी हैं और इस पर काम भी शुरू हो गया है. इसका PC1 तैयार हो रहा है और बहुत जल्द तमाम बिजनेसमैन जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं या फिर दुनिया से पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए आना चाहते हैं, उनके लिए ये फैसिलिटेशन सेंटर्स का काम अमल में लाया जा रहा है. ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. ये कि अभी वज़ीर आज़म साहब कल या परसों कराची गए थे एक दिन के दौरे पर और वहाँ बिजनेसमैन को मिले. बिल्कुल सही इक़दाम था कि उनके जो खदशात हैं वो दूर किए जाएं. ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये जो आपके बिजनेसेस हैं उनकी बात सुने आप. क्योंकि देखें आप रोज सुनते हैं कि इतने हजार बंदे पाकिस्तान छोड़ के चले गए. वजूहत यही है कि यहाँ पर जो सहूलत, देखें ना, आबादी आपकी इतनी बढ़ गई है कि आपके पास ज़राए नहीं है उनको लुक आफ्टर करने. एक तो पहले ये भी है कि हमारे लोगों को, इस तरह आप मिसाल के तौर में मिसाल देता हूँ कि आपने पोलियो के लिए जो एक अहम ये मुहिम शुरू की हुई है TV के ऊपर, कमाल की वो मुहिम है जिसमें बताया जाता है. या आबादी को कंट्रोल करना या एक नॉर्मल को करना, ये भी जरूरी है कि आपके पास इतने ज़राए नहीं है लोगों को लुक आफ्टर करने के लिए. फिर ये चीजें जो हैं बहुत जरूरी हैं कि जो हैं लोग, इनकी स्किल्स इंप्रूव की जाएं. देखें ना, आपकी इतनी आबादी है लेकिन उनकी स्किल्स नहीं है तो वो एक मसला बनेगा. अभी देखें गल्फ के अंदर, अब आप चले, गल्फ मुल्कों के चले हुए हैं, वहां पर अब वो ये जो मिस्त्री मजदूर वाला मामला खत्म हो चुका है. बस स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लोगों की जरूरत पड़ गई है. दूसरे ममालिक जो है, बांग्लादेश है, मैं वियतनाम में रहा हूँ, वियतनाम के लोग वहां जा रहे हैं काम करने के लिए. तो बहुत जरूरी है कि आप, जो हुकूमत आए वो बिजनेस के लिए फ्रेंडली हो, लोगों की जो स्किल्स को इम्प्रूव करें और उनको यकीन दिलाएं कि आप यहाँ रहें इस मुल्क में, हम यहाँ को सहूलतें देंगे आपको.
सही सही। शायद कियानी साहब, मैं आपसे अब एक और चीज़ भी जानना चाहूँगी। हमने देखा कि पाकिस्तान और अज़रबैजान के ताल्लुकात, फिर जिस तरह पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सेंट्रल एशिया था, कितना ज़रूरी है सेंट्रल एशियन स्टेट्स पे फोकस करना, कितना ज़रूरी है अपना स्ट्रैटेजिक शिफ्ट ज़रा उस साइड पे करना फॉर और रिसोर्सेज, फॉर और गैस, फॉर और अदर रिसोर्सेज, कितना ज़रूरी है इस शिफ्ट को एक्नॉलेज करना अवाम की जानिब से भी, पॉलिसी मेकर्स की जानिब से भी? देखिए जी, ज़रूरी इसलिए भी है, देखें आपको ये गैस और ऑयल यहाँ पर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में जो है वो बआसानी मिल सकती है। उसके लिए एक बहुत ज़रूरी है, जो मैं अब समझता हूँ, क्योंकि ये लैंड लॉक्ड हैं बहुत सारे मुल्क, वो आप तक वो भी चाहते हैं कि उनको भी एक एक्सेस मिले, वो गवादर से ले सकते हैं एक्सेस। मसला सबसे बड़ा जो आ रहा है वो अफगानिस्तान के अंदर जो बदअमनी है, वो आप देखिए, अगर मैच देखा जाए तो 79 से शुरू हुआ, आज 2024 आ गया है, वहां पर बदअमनी खत्म नहीं हो रही। और अभी आपने खबरें में सुन रहा था, वो टीटीपी वालों ने जो मसले मसाइल किए, और अफगानिस्तान की हुकूमत है अजीब व गरीब किस्म के हैं, वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है कि भाई यहाँ पर ये हालात, उनको ये नहीं समझ आती कि भाई आपके मुल्क में अमन होगा तो आपको भी तो फायदा पहुंचेगा ना। तो ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की जो एक्सेस है, वो इस वजह से बहुत बड़ा मसला हमारे लिए खड़ा हुआ है, और उन ममालिक के लिए भी खड़ा हुआ है। तो अभी जो ये अपना जो अभी कॉन्फ्रेंस हुई है अफगानिस्तान के ऊपर, ये इस पर हमें चाहिए कि हम इस पर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के मुल्क के साथ तवज्जो दें और इनके साथ बढ़ाएं, बिजनेसेस को बढ़ाएं, और ताकि, क्योंकि ये नज़दीक है मुल्क, इनको बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान की चाहिए और हम उनसे भी पाकिस्तान ले सकते हैं। अभी देखिए ना, पाकिस्तान के अगर आप मिसाल के तौर पे सियालकोट या फैसलाबाद चले जाएं, तो आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान क्या क्या चीज़ें बना रहा है। क्योंकि मैं तो जब वियतनाम में या लाओस में, आगे पीछे मलेशिया में था, तो पाकिस्तान की चीज़ें जो थी उस पर बहुत उसको बड़ा और क्वालिटी की चीज़ें हैं, तो ये बेची जा सकती है यहाँ पर, बशर्ते कि हम अपनी जो रिलेशनशिप है अगर इन पर फोकस करें। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, मैं ये नहीं कहता गवर्नमेंट सपोर्ट, मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की वो स्पीयर हेड करे कि जी इन ममालिक में ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, दोनों तरफ की जो तजारत है उसको बढ़ाया जाए। बिल्कुल सही। शायद कियानी साहब, जैसे आपने बात की कि दोनों तरफ की तिजारत को बढ़ाया जाए, हमारा एक्सपोर्ट को लेकर काफ़ी ज़रा कंसर्न होता है कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स बढ़ें, नई मंडियों की तलाश, न्यू डेस्टिनेशंस, और फिर उसमें जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस अच्छे होते हैं तो बिज़नेस टू बिज़नेस रिलेशंस बेहतर करना या उनको डेवलप करना इतना मुश्किल नहीं रहता। तो अब यहाँ पर हमारी तिजारती बरादरी, जो हमारे सरमायाकार हैं, पाकिस्तान के बिजनेसमैन हैं, उनके ऊपर, हमारे एक्सपोर्टर्स हैं ख़ास तौर पर, क्योंकि हुकूमत तो फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है, लेकिन नई डेस्टिनेशंस को तलाश करना और वहाँ तक पहुँचना कितना अहम है? देखिए जी, मैं आपको बताऊं, मैं अफ्रीका में नाइजीरिया में रहा हूं बहुत अरसा पहले। दुख मुझे इस बात का होता है, मैं आज आपको सिर्फ बताता हूँ, आपके जो बिजनेसमैन हैं यहाँ पर हैं तो बड़े आउट गोइंग है ये वो, लेकिन उन्होंने कन्फाइन कर दिया अपने आप को कि ज़्यादातर जो यूरोप या अमेरिका में जाएंगे, यहाँ भी जाते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में भी जाते हैं, लेकिन अफ्रीका को यकीन कीजिएगा उन्होंने निगलेक्ट किया हुआ है। मुझे याद है कि मैं वो जो आपने ये ममालिक हैं, कैमरून है, बेनिन है, इक्वाटोरियल गिनी है, अपना नाइजीरिया है, ये बहुत सारे और ममालिक नज़दीक हैं। यहाँ पर इस वक्त जो अपना होल्ड है वो लेबनानियों का है, लेबनीज का है, चाइनीज का और इंडियंस का है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी भी आए, लेकिन हमारे बिजनेसमैन जो हैं उन्होंने वो हिचकिचाते हैं इन जगह जाने के लिए। हमें कहा जाता है कि पाकिस्तानी एम्बेसी हेल्प नहीं करती, पाकिस्तान एम्बेसी आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करती है, लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी किसी को पकड़ के यहाँ तो नहीं ला सकते ना जी। इनको चाहिए जो बिजनेसमैन हैं कि नई मार्केट्स तलाश करें, जिस तरह आपने कहा है, वहां पर पाकिस्तानी, मिसाल फार्मास्यूटिकल आपकी जो हैं, आपके जो अपना ये स्पोर्ट्स गुड्स हैं, आपकी जो ये चीजें स्टील की हैं बनी हुई हैं, इन चीजों की उनमें बहुत जगह बहुत है, क्या कहते हैं, जरूरत है, लेकिन प्रोवाइडेड के पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो हैं, आप TDAP ये है, पाकिस्तान ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान, बिलीव करें बहुत हेल्प करती है, कई जगह टिकट्स लेके देगी, कई जगह होटल की अरेंजमेंट करके देगी, और वो सेमिनार्स भी कराती है। लेकिन हमारे बिजनेसमैन जो हैं, मेरी ओपिनियन है कि वो उतना फोकस नहीं कर रहे, नई मार्केट्स में करना चाहिए। मैं एक और बताऊं, साउथ ईस्ट एशिया में सिंगापुर है, थाईलैंड है, ये छोटे और ममालिक हैं, ब्रुनई,
वहां पर पाकिस्तान की जो गुड्स हैं वो नहीं जा रहे जितना जाना चाहिए। सही सही, बिल्कुल बिल्कुल सही बात की आपने शाहिद कियानी साहब। बहुत शुक्रिया आपके कीमती आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। शाहिद कियानी साहब हमारे दरमियान मौजूद थे, साबिक सफ़ीर हैं, और हम बात कर रहे थे पाकिस्तान आज़रबाईजान ताल्लुकात के हवाले से। रिजवान, बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने फैक्टर्स को भी पॉइंट आउट किया कि हमने खुद भी देखना है कि हमने क्या करना है, क्योंकि हमारी MOUs तो बहुत से ममालिक के साथ साइन हो रही हैं। फिर उसके बाद जब हम अपना काम देखते हैं तो उस पर क्वालिटी एश्योरेंस, उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए हमें खुद ही काम करना होगा। और खुद ही काम करने के हवाले से रिजवान हम बात करते हैं तो हम हुकूमत को नहीं कह सकते, हमारे अपने ऊपर जो जिम्मेदारी आयद होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से, तो हमने अपने काम को ऐसा करना है, अपना चाहे स्किल्ड लेबर हो, चाहे हमारी IT एक्सपोर्ट हो, ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे ममालिक पूरी दुनिया को देखते हुए फिर पाकिस्तान की तरफ। बिल्कुल, और अपने हिस्से का काम हमें खुद करना है, हम दूसरों के हिस्से के काम की निशानदेही करते रहते हैं। तो अगर हम अपना काम नहीं करेंगे तो वो काम कौन करेगा। इसी बात ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, चरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। फरमाने मुस्तफा है ये कौले रसूल है, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। बात करते हैं कुछ आज के दिन के हवाले से। आज 12 जुलाई है और 12 जुलाई को हम बात करेंगे आगा नासिर साहब की। मशहूर ब्रॉडकास्टर, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, और हम देखते हैं कि रेडियो के साथ साथ पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ भी वो मुंसलिक रहे। आज उनकी बरसी मनाई जा रही है। अलिफ नून की बात करें या फिर हम इस तरह के और बहुत सारे शाहकार। मानूर रेडियो से आगाज़ किया और पाकिस्तान टेलीविज़न जब 1964 में पाकिस्तान टेलीविज़न का क़याम अमल में आया तो पहले जो बिल्कुल इब्तिदा में उनके जो अव्वलीन हमारे हिदायतकार हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी फहरिस्त में शामिल आगा नासिर बहुत सारी कुतुब के मुसन्नफ़ भी हैं। आज उनकी बरसी है, उनके हवाले से एक रिपोर्ट है, वो देखते हैं। 9 फरवरी 1937 में मीरठ के कस्बे फरीद नगर में पैदा होने वाले आगा नासिर ने BA का इम्तिहान सिंध मुस्लिम कॉलेज से पास किया। हिस्ट्री में MA की डिग्री जामिया कराची से हासिल की। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज 1955 में रेडियो पाकिस्तान में बहैसियत ब्रॉडकास्टर किया। उसके बाद इदारे के डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर भी फाइज रहे। 1964 में वो पाकिस्तान टेलीविजन से मुंसलिक हो गए और यहाँ बतौर हिदायतकार और प्रोड्यूसर काम किया। आगा नासिर ने कुछ अरसा के लिए पाकिस्तान टेलीविजन के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर भी फराइज सर अंजाम दिए। आगा नासिर की एक तख्लीक तालीम बालिगा को पाकिस्तान टेलीविजन पर नशर किए जाने वाले बेहतरीन ड्रामों में से एक समझा जाता है। उन्होंने कई फिल्मों में हिदायतकारी भी की जिनमें वहीद मुराद और तलत इकबाल जैसे बड़े अदाकारों ने काम किया। आगा नासिर एक अच्छे मुसन्निफ भी थे जिन्होंने 6 कुतब भी तहरीर की और उनकी सकाफत पर तहरीरों को काफी पसंद किया गया। उनकी खुद नविश्त सवाने आगा से आगा नासिर तक जून 2017 में शाया हो चुकी है।
आगा नासिर ने रेडियो पाकिस्तान में स्टूडियो नंबर 9 और हामिद मियाँ के हाँ, जबकि पाकिस्तान टेलीविजन में अलिफ नून तालीम बालिगा जैसे शाहकार ड्रामे तख्लीक किए। उनके कैरियर में 1970 के आम इंतखाबात की बराह रास्त नशरियात भी एक अहम संगे मील की हैसियत रखती हैं। उनकी खिदमात के नतीजे में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। आगा नासिर 12 जुलाई 2016 को इंतकाल कर गए। इल्मियों, अदबी हलकों और शोबिज इंडस्ट्री समेत मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद आज उन्हें शानदार खिदमात पर खिराजे अकीदत पेश कर रहे हैं। जी जनाब, आगा नासिर के हवाले से आप रिपोर्ट देख रहे थे। अब कुछ रुख करते हैं खेलों के मैदान का, और खेलों के मैदान में अगर हों ख़वातीन प्रोमिनेंट तो बात करते हुए मज़ा आ जाता है, खुशी होती है, प्राउड फील हो रहा होता है। हम बात करें जी एशिया पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप की, जिसमें पाकिस्तान की 3 बहनों ने 12 मेडल्स जीते हैं। 12 मेडल्स 3 बहनों ने जीते। जो सबसे बड़ी बहन है ट्विंकल सुहेल, उन्होंने ये सबसे पहले इसका आगाज़ किया था, और फिर उनके फॉलोअप में उनकी बाकी दोनों बहनें जो है सिबल सुहेल और प्रियंका सुहेल, उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया। वेट लिफ्टिंग जैसे बिल्कुल आपने आगाज़ में कहा था कि ख़वातीन हों खेल के मैदान में, तो एथलेटिक्स में हम देखते हैं कि इस तरह की जो स्पोर्ट है, ख़ासतौर पर वेट लिफ्टिंग हो, बॉक्सिंग हो, या फिर जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, उसमें ख़वातीन यकीनी तौर पर ये बेमिसल होता है। और उनका आना बहुत सारी ख़वातीन के लिए एक तरह से एग्जाम्पल सेट करता है कि वो भी कर सकती हैं, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो ये 12 गोल्ड मेडल्स, 3 बहनें 13 जुलाई को देखिए पावर लिफ्टिंग में हिस्सा भी लेंगी। कल भी एक इवेंट है जिसमें ये तीनों बहनें हिस्सा ले रही हैं। बिल्कुल जनाब, अब प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, और हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनके बहुत ज़्यादा डाइवर्स चीज़ों में उनकी कंट्रीब्यूशन है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान के साथ जो उनका प्यार का जज्बा होता है, जब वो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो वो ज़्यादा उभरता है। इस वजह से, क्योंकि हम मिस करते हैं अपनी मिट्टी को, हम मिस करते हैं अपने लोगों को, हम मिस करते हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ को, मिस करते हैं उन यादों को। और हमें ऐसे ही एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने आज ज्वाइन किया है। उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जो उनकी प्रोफाइल है वो हमारे साथ खुद शेयर करें। और हमारे साथ आज प्रोग्राम में प्रोफेसर डॉक्टर सुहेल यूसुफ मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर सुहेल यूसुफ साहब से हम बात करेंगे, और अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब ने हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज़ में। अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे मानूर कह रही थी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनके वतन के लिए मोहब्बत बड़ी ज़बरदस्त होती है और जज्बा। अस्सलाम वालेकुम, खुशी है आपसे मिलकर। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। माजरत के साथ हम ज़रा जो है वो एक और चीज़ पे जाने वाले थे, तो तभी रुख किया इस तरफ। आपसे मैं जानना चाहूँगी, पाकिस्तान से कब बाहर गए? पाकिस्तान को फिर पे बैक करने का जो सिलसिला स्टार्ट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ राइटअप्स, इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशंस, इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स, वो कब स्टार्ट किया? सदियों गुजर गई पाकिस्तान से गए हुए। मैं यहाँ से गया था 1981 में। सही। और उस वक्त से वहीं हूँ, ज़्यादातर शिकागो में। ठीक, तो बेसिकली तालीम के सिलसिले में गए, बिजनेस के सिलसिले में गए, क्या रीज़न था जो आपने? मैं गया तो तालीम के सिलसिले में था, और जब मैंने वापस आने की कोशिश की तो सबने पाकिस्तान में ये कहा कि आप मज़ीद पढ़ें। अच्छा। आपको क्या जल्दी है वापस आने की? तो जब फिर माशरे से मेरा ताल्लुक़ हुआ, लोगों से बातचीत वहाँ शुरू हुई, वहाँ के कामों में मैंने हिस्सा लेना शुरू किया, तो फिर वहीं रुक गया। बिल्कुल सही। और अब हम देखते हैं कि वहाँ रुकने के बाद जो आपने वहाँ पर कंट्रीब्यूट किया, ना सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए जो जाते हैं, सबसे पहले आप गए तो आपको भी यकीनन तौर पर ये तलाश हुई कोई अपना हमवतन मिल जाए, कोई अपनी ज़बान बोलने वाला मिल जाए, कोई अपना लहजा समझने वाला मिल जाए। ऐसे ही बहुत सारे लोग जाते हैं नए आने वाले, उनको फैसिलिटेट करने के लिए यकीनी तौर पर आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जो लोग पहुँचते हैं, ख़ासतौर पर नॉर्थ अमेरिका की बात की जाए, तो उस हवाले से ये सोच कैसे आई कि आपको उनको फैसिलिटेट करना है, जो लोग आ रहे हैं उनको गाइड करना है, ताकि जो गलतियाँ की हैं वो आने वाले ना कर सकें? देखिए, जब वतन से दूर हों तो कोई आदमी वतन से आए तो उससे बातचीत करना, उसको तो जो लोग आते थे, हम बसा औकात कई बसें बदल के उन्हें एयरपोर्ट पर लेने जाते थे और फिर बताते थे कहाँ जाना है। उससे बुनियादी चीज़ें कि वो सिक्के मुख्तलिफ़ तरह के हैं, सिक्कों के नाम अलग होते हैं, वहाँ से लेकर अली बे पे जो होती है शहर की, कि किस बस में जाना है और किस ट्रेन में जाना है और कहाँ एहतियात से घूमना है और कहाँ आराम से घूमना है, ये सब बताना काम होता है। सही। तो वहाँ जो लोग मौजूद हैं तो दुनिया भर के लोग हैं,
मेरे ख़्याल में शिकागो में और अमेरिका में कुछ नहीं तो भी 80 मुख्तलिफ़ मुल्कों से लोग आए हुए हैं, जो सब मुसलमान हैं, पाकिस्तानी उसमें से बहुत से हैं। तो पाकिस्तानी एक तरीके से लोगों को मिलाने का काम करते हैं। सही। तो शहर के जो बड़े बड़े काम हुए हैं उसमें पाकिस्तानियों का नुमायां हाथ है। बिल्कुल। तो जहाँ पे हम ये देखते हैं पाकिस्तानी एक दूसरे को मिलाने के हवाले से काम करते हैं, वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी जो होती है पाकिस्तान से बाहर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। मिलाने के साथ साथ एक दूसरे के खुशी गमी में शामिल होते हैं। कोई बाहर आ रहा है नया स्टूडेंट है, उसको अकोमोडेशन का इशू है, कोई मसला है, उसके मसाइल हल करते हैं, उसको घर जैसा माहौल देते हैं। जिस तरह आप भी वहाँ पे रुके और आपको लोगों ने कहा कि रुक जाओ, और कुछ अपनाइयत होती है तो इंसान रुकता है। पॉलिटिक्स में वहाँ की कम्युनिटी लेवल पे कॉन्ट्रीब्यूशंस पे वो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा यूएस में? जी, यानी कुछ मुख्तलिफ है। मसलन यहाँ ईद उल अजहा जब आई, अभी ईद गई है और 14 अगस्त आने वाली है, तब ईद पर आप देखिए किस तरह कुछ ऐसी चीज़ें जो यहाँ होती हैं, मसलन कुर्बानी वहाँ भी होती है, लेकिन कुर्बानी के लिए ईद की नमाज़ पढ़ के सुबह सवेरे लोग दूर चले जाते हैं फार्म्स मुख्तलिफ़ जगह, और वहीं कुर्बानी होती है। और कुछ लोग ये करते हैं कि अपनी कुर्बानी अपने मुल्क में करते हैं। मसलन मेरी कुर्बानी पाकिस्तान में और मकबूजा कश्मीर में होती है, मेरी बीवी हमेशा मकबूजा कश्मीर में करती है, मेरी पाकिस्तान में होती है। लेकिन तीसरा सिलसिला ये होता है कि लोग बहुत से पैसे इकट्ठे करके अमरीकी जो गरीब हैं उनको पहुंचाते हैं। मसलन चंद साल पहले तक कोई 5 लाख डॉलर के कुर्बानी करके वहाँ जो गरीब बच्चे हैं जिनको स्कूल में खाना दिया जाता है, उनके लिए बेहतरीन कीमा बनाकर जो है उनको फराहम किया जाता है। शिकागो में एक निज़ाम है, शिकागो फूड डिपॉजिटरी। जो गरीब लोग हैं उनको मस्जिदों में इतना खाना नहीं मिलता या चर्चों वगैरह में, लेकिन एक निज़ाम है कि आपने सारे पैसे जो शिकागो फूड डिपॉजिटरी में दिए वो एक चीज़ें दे दी, और वो फिर जो है कोई 500 के करीब छोटे छोटे लोगों ने बनाई हुई है तकसीम का निज़ाम, उन तक जाता है। तो फिर जब 5 लाख डॉलर्स का कीमा उनके पास जाता है तो फिर उसे रखते हैं, और फिर मुख्तलिफ़ स्कूलों वगैरह में 500 जगह वो तकसीम होता है। तो कुछ चीज़ें यहाँ वाली हैं कि नमाज़ पढ़नी है, नमाज के बाद कुर्बानी करनी है, लेकिन कुर्बानी गली में नहीं करनी है बल्कि वो फार्म पे जाके करनी है, या बैरून मुल्क भेज दिया या गरीबों के लिए वहाँ दे दी। जब मैंने शुरू किया ये काम तो मोहम्मद अली जो बॉक्सर है ना जी, वो हमें अंदाज़ा नहीं था शिकागो फूड डिपॉजिटरी का कि एक निज़ाम है। तो फिर मोहम्मद अली को एक मस्जिद है जो पाकिस्तान की मस्जिदों की तरह उसने बनाई हुई है। अच्छा, मस्जिद फातिर उसका नाम है। तो वो उसको मैं वहाँ लेकर आता था, और उसके नाम की वजह से बहुत से गरीब इकट्ठे हो जाते, तो वो अपने हाथ से बांटता था। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब, हम देखते हैं कि चीज़ों को इनिशिएट करना, समझना ये बड़ा मुश्किल होता है। फिर आपने वहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए पहचान बनाने के लिए जो पाकिस्तानी रिवायात हैं उनको वहाँ पर ज़िंदा रखा। अब वहाँ पर चैनल्स का आगाज़ करना, रेडियो टेलीविज़न का आगाज़ करना, सहाफ़त बाखबर रखना, फिर कल्चर को प्रमोट करना, इसका ख्याल कैसे आया? अपना आइडिया था, कंसीव्ड आइडिया था, शेयरिंग में था, क्या इसके पीछे कहानी है? देखिए, कम्युनिटी तो बढ़ रही है। अब अमेरिका में कुछ 6 लाख के, माफ़ कीजिएगा, 3,000 मस्जिदें हैं, और कोई यानी 6 मिलियन को क्या कहते हैं, और 60 लाख नहीं, 6 मिलियन तो 60 लाख हो गए ना। इतने मुसलमान हैं, कोई 300-400 के करीब स्कूल है मुसलमानों के, तो कम्युनिटी बढ़ रही है। जब मैं गया था तो इसका 1/4 था। अच्छा जी हाँ। तो वो लोग करीब आते हैं, इकट्ठे बैठ के बातें करते हैं। तो उसमें यह आया कि मुसलमानों को अमेरिका में हर जगह जो कर रहे हैं दूसरों को पता नहीं है, तो हमारा बाहम तारुफ किस तरह होगा। इसलिए हमने मुस्लिम नेटवर्क टेलीविज़न शुरू किया जो सेटेलाइट पे पूरे अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको जाता है। एप्पल टीवी, अमेज़ॉन फायर टीवी, राकू, सैमसंग तज़ीन, और बल्कि आईफोन पर भी आपके सामीन भी अगर जानना चाहें कि पाकिस्तानी अमेरिका में क्या करते हैं और पाकिस्तानी और गैर पाकिस्तानी मिलके किस तरह एक कम्युनिटी बना रहे हैं, तो वो मुस्लिम नेटवर्क.tv पे जा सकते हैं। अमेजिंग, मुस्लिम नेटवर्क.tv, यानी कि मुस्लिम्स के एक प्रॉपर कम्युनिटी भी है। लेकिन आपने एक बड़ी खास बात की, मुस्लिम और गैर मुस्लिम मिल के एक कम्युनिटी बना रहे हैं, पीस प्रिवेल कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर पीसफुल को एग्जिस्टेंस।
इसका हम मुजाहरा देखते हैं जब हम वतन से बाहर जाते हैं, और हम भी पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ में जब जाते हैं देखते हैं कि गैर मुस्लिम है और उनके साथ जो हमारा रवैया है वो अमन और भाईचारा, उनके इवेंट्स में हम जाते हैं तो एक बड़ा प्यारा से एक मोमेंट होता है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि लोकल पॉलिटिक्स में बीइंग अ माइनॉरिटी इन द फॉर्म ऑफ पॉपुलेशन, अगर लोकल पॉलिटिक्स की बात की जाए, लोकल कम्युनिटी बिल्डिंग की बात की जाए, कितना ज़रूरी है कि जब एक कम्युनिटी बिल्ड होती है वो सियासत में भी शमूलियत इख्तियार करे, वो हर जगह अपनी रिप्रेजेंटेशन शो करे। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आपने ये सब किया? देखिए, अमेरिका को लोग कई तरह देखते हैं। एग्जैक्टली। ख़ास से मुसलमानों को अमेरिका से बहुत तकलीफ़ है, लेकिन अमेरिका में रहते हुए हम पहले दर्जे के शहरी हैं और पहले दर्जे के मुसलमान हैं, और हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। तो अच्छा मुसलमान होना, अच्छा शहरी होना और अच्छा पड़ोसी होना ये बहुत ज़रूरी है। तो हम इन तीनों चीज़ों को वहाँ परवान चढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे छोटे बच्चे जो हैं वो इन सब चीज़ों में हिस्सा लेते हैं। मैं अगर वोट देने के लिए जा रहा हूँ तो मेरे बच्चे मेरे साथ जा रहे होते हैं, ज़बरदस्त। और अब मेरे बच्चों के बच्चे उनके साथ जा रहे होते हैं। और हमने देखा है कि ख़ासा मसलन एक जगह, एक शहर में वाशिंगटन डीसी के पास मुसलमानों को कब्रिस्तान बनाने से रोकने की कोशिश की, तो उसमें जब मुसलमानों ने एहतजाज किया तो अमरीकी हुकूमत उसका हिस्सा बनी, और जब मुकदमा चला तो मुसलमानों को $500,000 जो थे दिए गए कि तंग क्यों किया इन्हें, और वो जगह भी मिल गई और कुछ पैसे। अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब, हम इस बात को कंटिन्यू करेंगे, हमें न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ना है। न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हम मजीद कुछ ऐसे शोबा जाते हैं जिनमें अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब ने खिदमत सर अंजाम दी हैं, उसके हवाले से भी जानेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बिल्कुल जनाब। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। न्यूज़ ब्रेक पर जाने से पहले हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद थी और उनसे हमने स्पेशल रिक्वेस्ट किया कि न्यूज़ ब्रेक के बाद भी हमारे साथ रहिएगा कुछ देर के लिए, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी होने के साथ साथ जब वो पाकिस्तान से अमेरिका गए तो वहाँ पर उन्होंने अपनी एक अलग शनाख्त बनाई। वो पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे, कम्युनिटी लेवल पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे। हम बात कर रहे हैं जी अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब की। अब्दुल मालिक साहब, आप अपनी थोड़ी सी एक्सपीरियंस के हवाले से हमें बता रहे थे कम्युनिटी लेवल और ख़ास तौर पे जो मुस्लिम कम्युनिटी लेवल, जिस तरह आपने एक बात की और जो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत फ़ख्र महसूस हुआ कि आपने कहा मैं पहले दर्जे का मुसलमान हूँ, पहले दर्जे का शहरी हूँ अमेरिका में। इसी तरह ये जो मुसलमानों के हालात हैं ये दीगर ममालिक में हम देखते हैं, और ख़ास तौर पे हम देखते हैं इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में और इंडिया में। इसको आप कैसे कंपेयर करते हैं? देखिए, मैं 1992 में मस्जिदें वहाँ की मस्जिदों से बहुत मुख्तलिफ होती हैं। हमारे तो नमाज रोज़ा सफाई वगैरह इस तरह की चीज़ें वहाँ होती हैं। वहाँ मस्जिद जो है ना वो पूरा मरकज़ होता है मुसलमानों का। तो मस्जिदों के 5 सबसे बड़े लीडर, और उसमें से एक कश्मीरी लीडर थे जो शिकागो में उनकी पहले सदर मुसलमानों के बड़ी उन्होंने काम किया, उनके रहलत हो गए, इंजीनियर थे वो, अब्दुल हमीद डोगर उनका नाम। तो उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि भाई बोस्निया में मुसलमानों का 1992 में जो कत्लेआम हो रहा है उसके लिए कुछ किया जाए, और मुझसे उन्होंने कहा कि उसकी रहनुमाई करें। उसके बाद से चूँकि अमेरिका में मुसलमान अक़लियत हैं और दुनिया में 30% मुसलमान अक़लियत के तौर पे रहते हैं, और तो उस पर हमने काम शुरू किया। इस वक्त एक जस्टिस फॉर ऑल नाम से तंजीम है, उसमें हम 7 इश्यूज़ पे काम करते हैं। 2 इश्यूज़ अमेरिका में मिनॉरिटीज़ के हैं, 5 मुसलमान अक़लियतें के, उसमें कश्मीर का इशू है, हिंदुस्तानी मुसलमानों का है। कश्मीर पे जो पहले जुल्म हो रहा था ना, अब वो उस तरह की चीज़ें हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ हो रही हैं। इस वक्त कोई 10-15 हज़ार हिंदुस्तानी मुसलमान डिटेंशन कैंप में हैं, और उसके लिए किसी मुकदमे वगैरह उसकी ज़रूरत नहीं है। जहाँ वो देखते हैं, मतलब इलेक्शन में मुसलमानों ने मोदी की मुखालफत में ज़्यादा वोट दे दिए, तो अब उनको जहाँ देखते हैं पकड़ के पिटाई करते हैं। कोई 40 लोगों को उन्होंने शहीद किया है, ज़ख्मी किया है पिछले, यानी ईद उल अज़हा से अब से मिलकर कितने दिन हुए इसमें।
तो अब उन्होंने कानून पास कर दिया है इस तरह का कि अगर आपके दादा की शहरियत का सबूत आपके पास नहीं है, आपके पास दादा की शहरियत का सबूत है आपके साहिवाल के पैदा होने का? नहीं, अभी जो इस होगा वक्त वो हिंदुस्तान शनाख्ती कार्ड ही के होगा। 50% लोगों के पास अपना भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता। लेकिन अगर दादा का नहीं है आपके पास तो आपकी शहरियत ख़त्म। तो उन्होंने कहा ओह, इसमें तो बहुत से हिंदू फंस गए। तो उन्होंने नया कानून बनाया कि अगर आप हिंदू हैं या सिख हैं या ईसाई हैं तो आपकी शहरियत का ये तरीक़ा है जी। आप मुसलमान हैं तो उसका कोई तरीक़ा नहीं है। तो मुसलमानों ने एहतजाज किया, उस पर कई हज़ार घर मुसलमानों के जला दिए और ज़ाय कर दिए। तो हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए शिकागो में काम शुरू हुआ, अब पूरे अमेरिका में हो रहा है। बल्कि अभी मैं जो तुर्की गया हुआ था, वहाँ एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर था और कई यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई। तो मुस्लिम मिनॉरिटीज़ पर एक हम वहाँ एक बड़ा एकेडमिक प्रोग्राम करने वाले हैं इस साल के आखिर में। तो अमरीकी मुसलमान जो कि अक़लियत हैं, उन्हें इसका एहसास है कि जहाँ कहीं अक़लियतें हों उस पर हमें काम करना चाहिए। और इसके साथ साथ दुनिया तक भी आवाज़ पहुंचानी है। इसके लिए आपने एक तसनीफ़ भी, आपकी एक किताब भी है ह्यूमन राइट्स के हवाले से। जी, मैं लिखता हूँ खासा, मैं 400-500 मेरे मज़ामीन हैं और अमेरिका के जो बड़े अखबारात हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल वगैरह में, उसमें भी मैंने लिखा है, इंटरव्यूज़ वो करते रहते हैं। लेकिन मैंने एक किताब लिखी थी बहुत पहले, ऐसे ही अपनी यूनिवर्सिटी के एक सेमेस्टर के लिए। तो वो किसी तरह मेरे असातिज़ा को पसंद आ गई और वो छप गई। तो उसमें पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का आउटस्टैंडिंग एकेडमिक बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने दिया। तो वो पढ़ाई जाती है और उसकी बुनियाद पर बसा औक़ात इब्तदा में मुझे इंडिया में भी लेक्चर्स के लिए बुलाया जाता था। मैं नहीं समझता क्या वो मुझे बुलाएंगे। सही। अब्दुल मालिक साहब, एट द एंड आपसे दरख्वास्त करूंगी कि कोई पैगाम देना चाहिए। पाकिस्तान जो है ये दिलों में बसता है, लेकिन दिमाग से थोड़ा दूर दूर होता चला जा रहा है। लोग मुख्तलिफ सवालात करते हैं। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तानियों से मैं पाकिस्तानी कौंसलेट तुर्की में मिला और यहाँ मुलाकातें हो रही हैं मुख्तलिफ। इतने अच्छे लोग, इतने अदब के साथ और इतने सलीक़े के साथ, लेकिन इनके दिल दुखे हैं इसलिए कि इन्हें ये नहीं पता कि पाकिस्तान बनाने वालों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी। ज़बरदस्त। जम्मू और कश्मीर में, जम्मू में मुसलमानों की अक्सरियत होती थी, अब वो अक़लियत बन गए हैं। मेरे शहर नवाबशाह में 2 दुकानें थी मुसलमानों की, अब सारी दुकानें मुसलमानों की हैं। ये पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान को ज़िंदा और पाबिंदा रखना है। बहुत शुक्रिया अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब, आप तशरीफ़ लाए और आपने बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू की कि आपने देखना है पाकिस्तान से मोहब्बत तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की नज़र से देखिए तो आपको अंदाज़ा हो कि जो चीज़ हमें दस्तयाब है, जो नेमत आज़ादी की या इस वतन में हमें दस्तयाब है, इसका हम जितना शुक्र अदा करें वो कम है। बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आपका, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बिल्कुल जनाब, अब प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उस चीज़ के हवाले से जिससे हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया था, और वो था मौसम। और मौसम की जब हम बात करते हैं तो आजकल प्रेडिक्शन भी है कि थंडर स्टॉर्म भी आएगा और इसके साथ साथ जो है वो तेज़ हवा चलेगी, और तेज़ हवा चलती है तो गर्दो गुबार और जो रेत के तूफ़ान आते हैं ना, वो आना शुरू हो जाते हैं। आज उसका आलमी दिन है और इस हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, पहले वो देख लेते हैं और फिर मौसम के हवाले से बात करेंगे। रेत और धूल का तूफान ऐसी कुदरती आफत है जो हमेशा ही तबाही का बाइस बनती है। फसलें, मवेशी और खस्ता इमारतें, कर्ज के जो भी इसकी जद में आए तबाही से दो चार हो जाए। फितरत का ये खौफनाक पहलू माहौल को आलूदा बनाने के साथ इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र तस्वुर किया जाता है। दिन को रात में बदलने वाले ये तूफान नक्लो हरकत में रुकावट और पावर ग्रिड में खलल पैदा करने के साथ सैलाब के खतरात का भी बाइस बनते हैं। आज दुनिया भर में रेत और धूल के तूफानों से निपटने का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद इंसानी सेहत को उजागर करना है। कुवैत ऐसा मुल्क है जिसे जोग्राफियाई महल्ले वकू और मौसमियाती हालात की वजह से साल के 4 महीने धूल, रेत के तूफानों और गर्द आलूद हवाओं का सामना रहता है। इराक समेत कई अरब और अफ्रीकी ममालिक भी इन मसाइल से दो चार हैं।
अब बदकिस्मती से पाकिस्तान भी इन ममालिक में शामिल हो चुका है। इंसानी तरक्की में रुकावट ये तूफान किसी चैलेंज से कम नहीं। सवाल ये है कि इनसे कैसे महफूज रहा जाए। माहिरीन जोर देते हैं कि अगर शजरकारी, चरागाहों की हिफाजत, ग्रीन बेल्ट्स की तामीर और ज्यादा से ज्यादा रकबे पर सब्जा उगाया जाए तो गालिब इम्कान है कि दुनिया को रेत और धूल के तूफानों से महफूज रखा जा सके। मिट्टी और रेत का तूफ़ान, और जिन ममालिक में रेत का तूफ़ान आता है, नॉर्मली हम कहते हैं कि शायद जो वस्त एशियाई रियासतें हैं या फिर मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो वहाँ पर रेत का तूफ़ान ज़्यादा आता है। लेकिन माहिर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम में, आप डीजी हैं मेट ऑफिस, उनसे हम जानेंगे कि पाकिस्तान में भी ये रेत के तूफ़ान आते हैं या नहीं आते। बिल्कुल जनाब, माहिर साहब प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि मौजूदा मौसम को मद्देनज़र रखते हुए बारिश से पहले जो तूफ़ान आ रहे होते हैं, क्या उसमें रेत के तूफ़ान भी आते हैं पाकिस्तान में? बिल्कुल, ये तूफ़ान भी पाकिस्तान में आते हैं। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं हमारे बलूचिस्तान के एरियाज़, थल है, थर है, तो वहाँ पे भी जब लो प्रेशर एरिया इतना हो जाता है कम कि जी वो अपने साथ वो रेत और मिट्टी उठा लेता है तो फिर उसकी मूवमेंट होती है। आपने अक्सर मुल्तान में देखा होगा, सही, बल्कि मुल्तान की एक खसूसियत भी है कि वहाँ पे गर्द काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे भी ये वो रेत जो ख़ास तौर पे थल का साथ इलाका है वहाँ से उठती है और वो पूरे इलाके में फैल जाती है और कई दिन तक रहती है। फिर मैं क्वेटा में रहा हूँ तो क्वेटा में भी अक्सर हमने देखे हैं जी कि क्वेटा के एक प्याले जैसी वैली है जी जी, चारों तरफ से वो, तो वहाँ पे भी इस तरह को मिट्टी आके या रेत आके ठहर जाती होती थी और कई दिन वो। मार साहब ये सूरत हमने सरगोदा में भी देखी है, डेरा गाजी खान में भी देखी है, और इसके अलावा पाकिस्तान के और इलाके भी हैं जहाँ पर शाम के वक्त ख़ास तौर पर ऐसा लगता है असर के बाद कि जैसे अभी आंधी चलेगी या तूफ़ान आएगा, लेकिन वो मामूल के मुताबिक होता है। हाँ बिल्कुल, ये वो है फिनोमेना, ऐसा होता है। लेकिन सरगोदा में अगर आप देखेंगे ना तो ये बारिश से पहले जो सिलसिला होता है ना, जब बारिश ना आई हो, पहला सिस्टम अप्रोच कर रहा हो तो वो थोड़ा सा इन चीज़ों को ज़्यादा करता है। लेकिन जब आपका मौसम नॉर्मल हो जाता है, शाम को आप देखेंगे अक्सर नमी ज़्यादा हो ना तो वो एक आपके सूरज की किरणें भी एक ऐसी शो कर रही होती हैं कि जी पता नहीं वो बनी होती है कौसो कज़ा या इस तरह। लेकिन ये है कि उसमें होता कुछ भी नहीं है। सिस्टम होता है कि जी बाज़ देखें ये हम देहातों में रहते होते थे या अपने, तो वहाँ पे हमारे से ज़्यादा वो फोरकास्टर होते थे हमारे बुज़ुर्ग जो है ना, उन्होंने शाम को बैठे हुए देखना कि जी वो कहना कि जी ये देखें सूरज की किरणें कैसे जा रही हैं, बड़ी वो वाज़े नज़र आ रही हैं। लेकिन अब हमने जो देखा उसको तो वो नमी जो थी ना वो रेज़ को रिफ्लेक्ट कर रही थी, तो वो कहते होते थे कि 48 घंटे के बाद जी वेदर आ जाएगा। अब हम भी यही फोरकास्ट पढ़े लिखे लोग करते हैं, उनका तजर्बात की बेसिस पे जो थी जो फोरकास्ट वो बड़ी एक्यूरेट होती थी। और रियली मैं ये महसूस करता हूँ, अब मैं जब जाता हूँ अपने फैसलाबाद गांव में तो वो चीज़ें शाम को बाज़ का देख के तो मैं कहता हूँ कि आप लोग हमसे ज़्यादा सीखे हुए हैं। जो एक्सपीरियंसेस थे उसके तो कोई बिल्कुल उनका तो ये आ जाए जितनी टेक्नोलॉजी आ जाए। ये देखें जी, देखें हमने तो डाटा बनाया हुआ है ना कि जी हम कहते हैं कि जी एक चीज़ इतने साल के बाद रिपीट। लेकिन मास्टर साहब अब एक्सपीरियंस भी तो हो गया ना, लोग तो पूछ लेते ना कि अब माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस हो गया, अब अभी मौसम को देख के बता दें मौसम कैसा होगा। बिल्कुल हम ये चीज़ भी देख के कर देते हैं कि जनाब ये देखें जी हमने ये चीज़ बुजुर्गों से सीखी है, तो ये हमारा एक्सपीरियंस है। तो मॉनसून का मौसम, ये इसकी इंटेंसिटी जैसे आज सुबह रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश हुई, पाकिस्तान के दीगर इलाकों में हुई, इंटेंसिटी यही रहेगी? बिल्कुल नहीं, थोड़ी सी इसमें तेज़ी आएगी। अभी तक इससे भी ज़्यादा तेज़ी जितनी सुबह थी बारिश, ये सुबह इससे भी ज़्यादा आएगी। ये तो एक मेरा ख्याल घंटे का वेदर होगा। ये ट्रेलर था, परसों भी ऐसा मौसम चलते रहेंगे, ये परसों सुबह भी ऐसा मौसम था, परसों भी ऐसा था, बल्कि आज लाहौर जो है ना वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है। और इस वक्त जो मैंने वो रडार पे देखा है तो गुजरांवाला, सियालकोट, शेखोपुरा, मंडी बहाउद्दीन, हफ्जाबाद, इन इलाकों में अभी इस वक्त अच्छी खासी बारिश हो रही है। कुछ इलाकों में गरज चमक भी है। फिर सरगोदा और उसके ऊपर मियाँ वाली का इलाका जो है वहाँ पे भी बारिश हो रही है। अच्छा, आज सुबह का जो फिनोमेना था इस्लामाबाद में, उसमें विंड इतनी तेज़ चली है कि जी एक तो हमारे ऑफिस के ऊपर भी जो बिल बोर्ड थे वो भी, उनको भी नुकसान पहुंचा, और मेरा ख्याल है कि 100 किलोमीटर से ज़्यादा तेज़ होगी आंधी की रफ्तार। और कुछ दूसरे वो पता चला है कि जी ये लोगों ने आजकल सोलर पैनल लगाए हुए हैं तो उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। सही,
और क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं माहिर साहब कि थोड़ा सा ये ज़रा अच्छा, आपने मेरे से इसकी इंटेंसिटी पूछी है मानसून की। आज 12 जुलाई है, 12 जुलाई तक जो है ना पाकिस्तान में जो इसकी सिचुएशन है कि जी ओवरऑल पाकिस्तान में आज 2% कम है। 2%। कल 8% ज़्यादा थी, लेकिन आज का दिन शामिल किया है तो आज यानी कल बारिश कम हुई है तो वो -2% है। सिर्फ पंजाब ऐसा एरिया है, हमारे पंजाब का एरिया, जहाँ पे 43% अभी बारिशें मानसून की ज़्यादा हो चुकी हैं। लेकिन बाकी पूरा पाकिस्तान जो है GB में सबसे ज़्यादा कम है कि जी 69% कम है। बाकी भी सूबों में बारिशें अभी मानसून की जो है वो कम है, लेकिन पंजाब जो है वहाँ पे सिर्फ आप कह सकते हैं कि जी 43% ज़्यादा है। आज भी पंजाब के अक्सर इलाके जो हैं अभी भी हैं, फिर रात को फिर दोबारा बारिश का इम्कान है, क्योंकि ये हमने 15 तक फोरकास्ट की हुई है कि 15 तक अच्छी बारिशें हैं। तो ये सियालकोट का जो है वहाँ पे नदी नालों में थोड़ा पानी आएगा, अभी इतनी इंटेंसिटी नहीं लगती कि जी कोई नाला ओवरफ्लो करे या दरियाओं में कुछ सूरत हाल सैलाबी कैफियत पैदा हो। सही। अच्छा, ये जो आपने फोरकास्ट है ऑलरेडी 15 तक की, इसके बाद कुछ दिनों का गैप है और फिर से स्टार्ट होंगी या इसी तरह ही सिलसिला चलता रहेगा? बिल्कुल गैप थोड़ा सा है, 48 या 72 घंटे का होगा, लेकिन उसमें भी लोकल लेवल पे बारिश हो जाती है कई इलाकों में। अक्सर जो छोटी वो स्टेप्स बन जाती हैं बारिश की, क्योंकि मॉइस्चर मौजूद है, अभी काफ़ी मॉइस्चर हो गया हुआ है, तो वो लोकल किसी जगह पे कोई बारिश होगी तो बाकी जो है वो थोड़ी सी ब्रेक होगी, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा मानसून का सिस्टम। सावन का ये फिनोमेना तो हमारे नाज़रीन को समझा दें, हमें भी समझा दें कि पंजाबी में कहते हैं बन्ने छड़ के बन्ना बारिश हो रही है, या फिर पगडंडी से फासले पर बारिश हो रही है, इस तरफ आप खड़े हैं और उस तरफ बारिश हो रही है। ये कैसे डेवलप होता है फिनोमेना? तुसी बन्ने नूं बन्ना कहंदे पियो, मैं कहना मझ दा सिंह एक सुक्का रहंदा ते एक गिल्ला रहंदा इतना क्लोज होता है। ये कैसे होता है? ये देखिए, पता क्या है, वेदर जो है ना बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना रियली। आप देख रहे होते हैं, अब मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी मेट्रोलॉजी की ज़ुबान में कभी भी नहीं कहता कि जी ये बादल मूव कर रहे हैं। अच्छा, बादल नहीं मूव कर रहे होते, आपका कोल्ड एयर मास मूव कर रहा होता है, जो आपके वो एरोसोल को पकड़ के आप देखें ना, कभी ये छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं, वो बन रहे हैं, आगे वो चल रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, यानी एक सूरत हाल ऐसी बन रही होती है। आपका कोल्ड एयर मास जो होता है वो बादल बनाता जाता है, पीछे हॉट एयर होगी और वो उसको ख़त्म करती जाती है। सही। मानसून में आपकी असल में नमी जो होती है ना, वही होती है कि जी वो किसी जगह पे ज़्यादा है, किसी जगह पे कम है, तो जहाँ पे उसको कोल्ड इवेंट मिल जाता है वहाँ पे वो बरसना शुरू कर देती है, जहाँ पे उसको हॉट होता है वो। और अब देखें, हमारा जो मेट्रोलॉजी है ये माइक्रो लेवल पे भी है जी। आप देखें, हम तो बड़े लेवल पे बात करते हैं ना कि जी आंधी आ गई, तूफान आ गया, वो पिंडा च वेंदे नहीं वाह वरोला होंदा है जी जी, वो कोई थोड़ा जिहा कोई 10 फुट का भी हो गया, लेकिन एक छोटा जिहा भी कदी कदी तुसीं वेखोगे वो भी चलते चलते आंदा है। ये तो मतलब है कि वो अंदर भी वो इतना प्रेशर लो होंदा है कि जी वो पूरी वो एक सर्कल बन रहा होंदा है, पूरा एक सिस्टम डेवलप हुआ होता है उसके अंदर। यानी वेदर जो है या क्लाइमेट जो है वो माइक्रो लेवल पे भी है। आपके कितने वो आए हैं ये साइक्लोन टाइप, समुद्रों में भी आते हैं और ये बड़े बड़े टॉर्नेडोज डेवलप हो जाते हैं। फिर आपने देखा होगा कि जी बाज़ ये वाव रोल ही आप इनको कहें कि ये वो थ्रेशरे तक उठा लेते हैं। हमने देखा है अमेरिका में, यूरोप में तो पूरी बिल्डिंग्स छत उड़ा के रख देते हैं तूफान की सूरत में। अच्छा माहिर साहब, एक और चीज़ भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह आपने पंजाब के हवाले से बात की कि यहाँ पे 40 अबव जो 40% से ज़्यादा बारिशें जो है 43% बारिशें ज़्यादा हो गई हैं अभी तक। अब कितनी ज़्यादा प्रेडिक्शन है कि जो आगे की बारिशें होंगी वो किन किन एरियाज़ में ज़्यादा, किन किन प्रोविंसेस में ज़्यादा होंगी, जिनमें अभी तक एज़ कम्पेयर टू जितना पंजाब है उससे बहुत कम बारिशें हुई हैं? अच्छा, बारिश जो होती है वो नॉर्मली देखें हमारे अरेबियन सी से या बे ऑफ बंगाल से ज़्यादा मॉइस्चर आता है। अभी बे ऑफ बंगाल वाला मॉइस्चर इतना नहीं आ रहा कि जितना आना चाहिए, और वो नॉर्मली अगस्त या सितंबर में ज़्यादा एक्टिव होता है। अभी बे ऑफ बंगाल से जो आ रहा है वो तकरीबन आप कह लें कि पूरा इंडिया क्रॉस करके, और अगर उसको कोल्ड एयर मास हिमालयन या इन इलाकों से मिल जाएगा तो फिर हमारी तरफ आता है। अभी हमारा जो मैं आजकल देख रहा हूँ, एक हमारे
कंटिन्यूस सीजनल लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है बलूचिस्तान के ऊपर, नॉर्थ वेस्ट बलूचिस्तान के ऊपर, उसकी शिद्दत भी इतनी नहीं बन रही कि जी वो उसको पूरे सिस्टम को इतनी वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा आने वाले दिनों में, तो फिर बारिशों का ज़्यादा इम्कान है सिंध में भी और बलूचिस्तान में भी। और हमारे ख़ास तौर पे जो ये कश्मीर का इलाका है या नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब आप कह लें, यहाँ पे भी अच्छी खासी बारिशें लगती हैं। लेकिन दरियाओं के लेवल बिल्कुल ठीक हैं या हमारे रिजर्वायर्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, उनमें पानी पहले ही काफ़ी आ चुका है और अब भी वो अच्छे लेवल मेंटेन किया हुआ है। मंगला 50% से ज़्यादा भर गया हुआ है और तरबेला जो है वो 60% से भी ज़्यादा है। दरियाओं से हम महफूज हैं। और बाकी नार्दर्न एरिया में बारिशें कम हैं तो वहाँ पे गर्मी जो है वो आपके स्नो मेल्टिंग में ज़्यादा उसको कर रही है, तो वहाँ पे गलाफ इवेंट भी हो सकते हैं। जो हमारे वहाँ पे लेक्स हैं वहाँ से पानी ओवरफ्लो भी हो सकता है, उसकी भी हमने वार्निंग दी हुई है। सही। तो लेकिन काफ़ी अच्छा यानी वो तुम्हारे साहब ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो गया प्रेडिक्ट करना? टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस हो गई है, हमारे पास रडार्स अच्छे आ गए हैं, फिर सेटेलाइट भी है, जो डॉट्स उनको कनेक्ट करते हुए प्रेडिक्ट करना ज़रा मुश्किल हो गया है क्लाइमेट चेंज की वजह से। बिल्कुल, देखें क्लाइमेट चेंज ने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है। वजह यह है कि आप अगर पाकिस्तान में पहले बारिशों का ट्रेंड देखें या मानसून का ट्रेंड देखें तो एक सस्टेनेबिलिटी चलती होती थी, 3-3 दिन फुहार है, बारिश है लगी हुई है, बादल बड़े खूबसूरत बादल आते थे तो रहते थे, आ रहे होते थे। अब पता क्या क्लाइमेट चेंज में आपका जो ये एरोसोल कंपोनेंट्स है वो ज़्यादा हो गया। बारिश का जो है आपकी नमी से जब उसको मिलता है ये एरोसोल जिसके गिर्द वो वाटर ड्रॉपलेट कंडेंस होता है, पहले एक नॉर्मल उनकी वो चलती होती थी, फ़र्ज़ करो जी एक नॉर्मल स्टेज होती थी। अब ये आपके पोल्यूशन की वजह से ज़्यादा हो गए। जब पोल्यूशन की वजह से ज़्यादा हो गए तो वाटर ज़्यादा कंडेंस होकर वो एक जगह पे वो जितना मॉइस्चर होता है, पहले हवा उस पर असर कर जाती थी, वो उसको ले जाती थी, लेकिन अब ज़्यादा हो गया तो आपने देखा होगा कि जी घंटे में ही बारिश वो पूरी की पूरी हो चुकी है। जितने आपके वो आप कह लें कि पोल्यूटेंट्स हैं वो सारे वाटर ड्रॉपलेट के साथ अटैच हो के और उनको कोल्ड एयर मास मिल जाता है और सारे एकदम ही वो फॉल कर जाते हैं। ये एनवायरनमेंट ये क्लाइमेट चेंज ने ये हमारे ऊपर एक आप कह लें कि जी हमारा जो 5 दिन का मौसम होता था, 5 दिन में हम 100 मिलीमीटर बारिश एक्सपेक्ट कर रहे होते थे, 1 घंटे में बारिश हो के फिर हम उसी तरह हुए थे। 60 से 70 मिलीमीटर बारिश तो 1 घंटे में हो जाती है। अभी लाहौर में आज सुबह हुई है बारिश जो है ना, तो वो हमारे जेल रोड पे जो ऑफिस है वहाँ पे 40 मिलीमीटर बारिश आधे घंटे में हो गई। ओके, बहुत शुक्रिया महार साहिबजाद खान, आपके कीमती वक्त का। मौसम के हवाले से हम बात कर रहे थे, खास तौर पे ये जो तूफान थंडरस्टॉर्म इसकी प्रेडिक्शन है, इस हवाले से हमें गाइड किया जा रहा था। 15 जुलाई तक बारिश का जो स्पेल है इसकी प्रेडिक्शन है और अभी तो कहा जा रहा है कि जो आज की बारिश हुई है रावलपिंडी, इस्लामाबाद में या लाहौर में, ये तो इसी कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा जो है वो ट्रेलर है और इससे ज़्यादा बारिश होगी टिल मंडे टिल जो है 15 जुलाई और उसके बाद 72 घंटे का जो है वो एक स्ट्रैटेजिक पॉज आएगा और उसमें जो है लोकल एरिया में थोड़ी थोड़ी बारिश होगी, लेकिन फिर और वो मुकम्मल पॉज नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि बारिशें रुक जाएंगी, कहीं होगी कहीं नहीं होगी। बहरहाल जी हमें ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे सुबह पाकिस्तान में।
इनफरादी नहीं, इज्तिमाई काविश ही कौम को कामयाबी से हमकनार करती है। इससे पहले कि पोलियो हमारे बच्चों को उम्र भर के लिए माजूर बना दे, इन्हें पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं। महकमा सेहत की टीमों से ताउन करते हुए जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, क्योंकि सेहतमंद बच्चे ही कल के रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं। पोलियो से पाक पाकिस्तान, हर बच्चे के लिए। अब बात करते हैं करबला वालों की, जिनकी एसार, कुर्बानी, मोहब्बत और वफा की जो मिसाल है वो हमें ता क़यामत नहीं मिलती। हम देखते हैं कि दरसे करबला भी यही है कि रब ताला की अतात के लिए जान की बाजी भी हार जाए तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं। हमने ये देखा कि एसार और कुर्बानी से आपका नाम हमेशा सरबुलंद रहता है। जुल्म ज़्यादती का नाम या जुल्म ज़्यादती का बोलबाला कभी नहीं होता। जी, और हम देखते हैं कि 5 मुहर्रम 61 हिजरी आज का दिन तारीख़ में कौन सी कुर्बानी है, कौन से असहाबे हज़रत इमाम हुसैन हैं जिनकी आज कुर्बानी है। इस हवाले से हम आपके साथ एक रिपोर्ट भी शेयर करते हैं। पाँच मुहर्रम की मजालिस में असहाबे इमाम हुसैन, ज़ुहैर इब्न कैन, हबीब इब्न मज़ाहिर और हज़रत मुस्लिम की कुर्बानियों को याद किया जाता है। इमाम आली मकाम के 6 माह शहजादे हज़रत अली असगर को खुसूसी तौर पर खिराज अकीदत पेश किया जाता है। हज़रत अली असगर करबला के सबसे कम सिन शहीद हैं। शहजादा अली असगर को यजीदी फौज के माहिर निशानाबाज हुरमला ने इमाम हुसैन के हाथ पर तीर से ज़िबा कर दिया। यजीदी फौज ने पानी के बजाय तीर से हज़रत अली असगर की प्यास बुझाई। 10 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला के मैदान में यजीदी फौज ने आले रसूल पर वो जुल्म भी ढाया जिसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। करबला में सर न देते गर हुसैन इब्ने अली, हर जमाने में यजीद वक्त बायत मांगते। यजीद इमाम हुसैन से बायत लेना चाहता था, इनकार पर खानवादा रिसालत को चुन चुन कर शहीद कर देता है, खवातीन को कैद कर लेता है, लेकिन फिर भी दीने मोहम्मदी को कभी नहीं मिटा पाता। 1400 साल गुजर गए लेकिन जिक्र हुसैन आज भी जिंदा ओ जावेद है। आज भी हुर्रियत के परवानों को हर दौर के जालिम से टकराने का दर्स दे रहा है। अब बात करते हैं नवासे रसूल जिगर गोशा बतूल शहीद करबला हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की। और हम बात करें अगर दीन इस्लाम की, तो दीन इस्लाम शहादतों से भरा पड़ा है। जो हमारी हिस्ट्री है वो शहादतों से भरी पड़ी है, लेकिन जो मकाम, जो शोहरत, जो इज़्ज़त हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हासिल है वो किसी को हासिल नहीं। और उसके पीछे इसार है, उसके पीछे जज्बा है, उसके पीछे कुर्बानी है। अब हम बात करेंगे, हम शहादत के हवाले से बात करते हैं या वाक़या करबला के हवाले से बात करते हैं, तो रिजवान इसके पीछे एक फ़लसफ़ा है। फ़लसफ़ा करबला ये जानना तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी इसी राह पे चलानी है। हमने अपनी ज़िंदगी दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए गुजारनी है। और इस पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में मजहबी स्कॉलर नईमुल हसन नकवी साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। नईम साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि फ़लसफ़ा शहादत, फ़लसफ़ा करबला कितना ज़रूरी है एक मुसलमान के लिए समझना, और ये बेसिकली है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। और फ़लसफ़ा शहादत, लफ्ज़ शहादत जो है इसका माना गवाही देना है। और शहीद को शहीद इसलिए कहा जाता है कि वो दीन इस्लाम की हक्कानियत और उसकी सदाकत और उसकी तमाम तालीमात के ऊपर अपनी जान देकर और उसके ऊपर साबित कदमी के साथ ये साबित करता है कि ये तालीमात हक़ हैं, और यही दर हकीकत वो तालीमात हैं कि जो इंसान को
इंसान की ग़ुलामी से निजात दिलाती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना है कि इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजा, कि यकीनन हुसैन जो हैं वो हिदायत का चिराग हैं और कश्ती निजात हैं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में अपनी कुर्बानियाँ देकर और उस वक्त की ज़ालिम हुकूमत के ख़िलाफ़ क़याम करके अपनी साथियों की कुर्बानी, अपने बच्चों की कुर्बानी के साथ, इकबाल का एक बड़ा मारूफ शेर है उसकी इसी कुर्बानी की रोशनी में कि इंसान को इंसान की ग़ुलामी से निजात दिलाए। वो कहता है इकबाल कि आदम ज़बी बसरी बंदगी आदम खर्द, कि इंसान ने बेबसीरती अपनी जहालत की वजह से इंसान आदम की ग़ुलामी करता है। आदम ज़बी बसरी बंदगी आदम खर्द, गोहरी दाश्त वली नज़र क़बाद जम करद। अल्लाह ने इसको एक खुदी का गोहर दिया था, लेकिन अफसोस कि इसने अपनी वो आज़ादी, हुर्रियत फ़िक्र भी और हुर्रियत अमल भी, आज़ादी अमल को भी और अपनी आज़ादी फ़िक्र को भी खो दिया, अपनी खुदी को खो दिया इसने। गोहरी दाश्त वली नज़र क़बाद जम करद, मन कहते हैं कि यानी दरखुई ग़ुलामी ज़सगान पस्तर अस्त, कि गोया इंसान ग़ुलामी की सरिश्त में कुत्तों से भी बदतर है। मन नदी दम के सगी नज़द सगी सरखम करद, कहता है इकबाल कि मैंने कभी किसी कुत्ते को कुत्ते के आगे झुकते हुए नहीं देखा, लेकिन अफसोस कि इंसान के आगे झुकता है। तो हम देखते हैं कि करबला की शहादतें, करबला की पामर्दी और शुजाअत वो हमें दर्स देती है हुर्रियत का, और उन्हीं शहादतों का नतीजा है कि वाक़या करबला के बाद आज 14 सदियों में आप पूरी तारीख़ इंसानियत को उठा लें, न फ़कत मुसलमानों से हट कर भी जहाँ कहीं आज़ादी की तहरीकें उठी हैं उनके लिए उलगू, उसवा हसना और आइडियल इमाम हुसैन है कि वो करबला से ये दर्स लेते हैं और ईसार व कुर्बानी के लिए आमादा हो जाते हैं और अपने अकीदे के लिए जद्दोजहद करते हैं। वाह सुभान अल्लाह। जो पैकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़ैसला किया, इस्तिकामत, इस्तिक़लाल, सब जो उस सफ़र की दुश्वारियाँ थीं, फिर जो करबला के मैदान में सब कुछ था, उसके बारे में बिलाशुबा उन्हें मालूम भी था जो जुल्म व ज़्यादती होगी, जिस तरह से मुखालफीन ने डेरे लगा रखे थे, फ़ौज लगा रखी थी। फ़ैसला साजी कितनी अहम थी, इस हवाले से जो किरदार हज़रत इमाम हुसैन का है वो कितना मजबूत किरदार। एक तो मैं आपकी बात से इत्फाक नहीं करूँगा कि आपने कहा कि उन्हें पता भी नहीं था कि क्या मुश्किलात आएंगी। मैंने कहा पता था। हाँ, बहुत सारी पहले से बशारत भी थी शहादत की, और कैद व बंद और असारत का भी पता था। और इमाम ये साबित करना चाह रहे थे कि देखिए मैं जंग के लिए नहीं आ रहा, जंग के लिए आए तो साथ ख़वातीन और बच्चे नहीं बंदा लेकर आता, फिर लाओ लश्कर लेकर आता है, तो जंग के लिए नहीं आए। लेकिन आपने ये फरमाया कि जब कोई इंसान ये देखे कि उस वक्त के जिस हुकूमत के तहत वो है, अगर वो इंसानी अक़दार को पामाल कर रही है, अमर बिल मारूफ नहीं हो रहा, नहीं अनिल मुनकर नहीं हो रहा। आपने ख़ुद से फरमाया है कि जब आप मक्का से निकले हैं करबला के लिए, तो आपने फरमाया कि इन्नी लम अखरुज अशरम वला बतिरन वला मुफसिदन वला ज़ालिमा, कि मैं ना किसी शर के लिए, ना किसी फसाद के लिए, और ना ही किसी जाहो मनसब के लिए निकल रहा हूँ, और ना ही किसी जुल्म के लिए निकल रहा हूँ। अगर मैं निकल रहा हूँ उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, मैं चाहता हूँ कि अमर बिल मारूफ करूँ, मैं चाहता हूँ कि नहीं अनिल मुनकर करूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जद और अपने बाबा की सीरत पर अमल करूँ, कि जो इन्हिराफ आ गया है उस वक्त की हुकूमत में, कि जो अपने आप को इस्लामी हुकूमत कहती है, ज़ाहिर में मुसलमान है लेकिन वो बेगुनाह कत्ल भी हो रहा है, बेगुनाह कैदोबंद भी हो रही हैं, फिस्क व फजूर भी है, और इसके अलावा बहुत सारी अक़दार इलाही और अक़दार इंसानी को पामाल किया जा रहा है। यहाँ हुक्म खुदा है, खुदा ये कहता है, सूरह तौबा की आखिरी आयत है जिसमें अमर बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकने का हुक्म दिया गया है। और कुरान कहता है इन्नमा अइज़ुकुम बिवाहिदा, ए नबी आप इनसे कह दीजिए कि मैं सिर्फ़ आपको एक बात की
तलकीन करता हूँ, एक बात का वाज करता हूँ, इन्नमा आइज़ुकुम बिवाहिदा अन तक़ूमु लिल्लाह, कि तुम अल्लाह की हदूद को कायम करने के लिए खड़े हो जाओ। अन तक़ूमु लिल्लाह मसना व फुरादा, तुम दो हो तो भी क़याम करो, तुम अकेले हो तो भी क़याम करो। अगर तुम्हारे सामने हदूदुल्लाह पामाल हो रही हैं तो हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो क़याम करे। अब ये 3 हालतें बताई गई हैं अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर की। कुव्वत से रोक सकते हो, कुव्वत से हाथ से रोको, नहीं रोक सकते ज़ुबान से रोक सकते हो, ज़ुबान से बुराई को रोको, ज़ुबान से नहीं रोक सकते दिल में बुरा जानो, तदबीर करो, उसके लिए गौर व फिक्र करो, उसके लिए प्लानिंग करो कि कैसे बुराई को ख़त्म किया जाए। एक आया मजीदा और पढ़ दूँ आपके लिए, हुक्म खुदा है कि ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ बादा इस्लाहिहा, कि जब ज़मीन में अल्लाह ताला के तरफ से आने वाले हादियान बरहक ने इस्लाह कर दी है, अब यहाँ पर फसाद ना होने दो, अब फसाद को रोको। तो करबला का वाक़या दर हकीकत आने वाले जितने भी फसाद थे या उस वक्त जो मुआशरे के अंदर बिगाड़ और फसाद था उसको रोकने के लिए था, और उसके आगे बंद बांधा है और अमलन अपनी कुर्बानियाँ देकर और अपने साथियों की कुर्बानियाँ देकर आपने अपनी सीरत से अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को अंजाम दिया। बिल्कुल बिल्कुल। हम अब अगर आज के चैलेंजेस के हवाले से बात करें तो कितना ज़रूरी है अल्लामा साहब ये जानना कि दीन हक हमें क्या दर्स देता है आज के मुसलमान के लिए, हक को बातिल में फ़र्क करने के लिए, सच का सामना करने के लिए, और ख़ास तौर पे जब हम सच का सामना करते हैं तो सच इसार कुर्बानी मांगता है। ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है मुसलमानों के लिए ये समझना। मैं फिर कुरान ही से रहनुमाई लेते हुए कि कुरान ये कहता है कि फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, कि हमने इंसान को फजूर और तकवा, नेकी और बुराई का इल्हाम कर दिया। ये जो हमारा बातनी पैगंबर है, जो हमारा विजदान और ज़मीर है, हमें पता होता है कि ये चीज़ हक है और ये बातिल है, लेकिन हमारी शख्सी अगराज़, हमारी अपनी ज़ाती ख्वाहिशें वो फितरत के ऊपर गर्दो गुबार डाल देती हैं। हक बात को जानते हुए भी अपनी अनानियत और अपने शख्सी अगराज़ और अहदाफ के लिए, हुब्बे दुनिया के लिए, हुब्बे जाहो मकाम व मनसब और शोहरत के लिए हम हक को पामाल कर रहे होते हैं। करबला वालों ने दर्स ही यही दिया है। करबला का वाक़या होने से गोया कुरान की ये जो आया मजीदा है कि फरमाया कि जा अल हक वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका, कि हक आ गया और बातिल मिट गया। यानी हमें समझ आ रही है कि हक किस तरफ है और बातिल किस तरफ है। इसमें कोई तावीलात करने की ज़रूरत नहीं है। अपने पराए जान रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नवासे से जो डिमांड की जा रही है वो बैयत की जा रही है। गोया इनकी बैयत मोहर सब्त कर देगी यजीद की हुकूमत पर, जबकि इमाम हुसैन कह रहे हैं कि तुम जानते हो कि ये फसाद करता है, ये शराब पीता है, ये बंदरों से खेलता है, ये बैठा तो मिंबर रसूल पर है लेकिन आया वो मनसब रिसालत उसको अदा कर रहे हैं ये हुकूमत? ऐसा नहीं है। ये एक ऐसा इंसान है कि जो ज़ाहिरन तो इस्लाम का दावा करता है लेकिन इस्लामी अक़दार ही को पामाल कर रहा है। तो यहाँ पर इमाम ने क़याम किया है और इमाम का क़याम हक़ को सदाकत के साथ कायम होना और खड़े होना, अपने और पराए, मुस्लिम और नान मुस्लिम सब ये बात कबूल करते हैं कि इमाम हक़ पर थे और उसके मुकाबिल बातिल था और बातिल ने मिटना ही था। लिहाजा अगर किसी को शुबा होता है आज भी कहीं भी कोई तहरीक उठेगी जुल्म के ख़िलाफ़, बातिल के ख़िलाफ़, तो उसके लिए पैमाना, कसौटी, वो शाखिस वो करबला है कि हम करबला वालों के किरदार को देखेंगे और इधर देखते जाएंगे कि उधर क्या था और इधर उसके साथ अगर तशाबुह है तो ये कबूल है, और अगर उसके ख़िलाफ़ हैं तो पैमाना हक़ जो है वो हमारे लिए करबला वालों ने क़यामत तक के लिए सब्त कर दिया। सुभान अल्लाह। ज़िंदगी में बहुत सारे मुश्किलात, बहुत सारे मसाइब आम आदमी भी देखता है, लेकिन जो मिसाल सेट कर दी करबला वालों ने,
उससे आज का नौजवान कैसे सबक हासिल कर सकता है, अपनी ज़िंदगी में कैसे शामिल कर सकता है? इतनी आसान चीज़ नहीं, उनके कदमों की खाक के बराबर भी नहीं, लेकिन सही कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? करबला के दुरूस जो हैं वहाँ पर आने वाली मुश्किलात के मुकाबले में साबित कदमी से डट जाना जी। ये मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि शहीद कहते हैं गवाह को जी। गोया उन तालीमात की हक्कानियत पर साबित कदमी से डट जाना जी। एक खुदा की बंदगी में आना, उसकी अबूदियत में आना। इंसान इसलिए खल्क नहीं हुआ कि इंसान इंसानों या गैर इंसान की बंदगी में चला जाए। अल्लाह ने अगर इसको खल्क किया है तो फरमाया कि माँ खलक़तुल इंस वल जिन, जिन्नो इंस की अगर खिलकत है इसलिए कि इल्ला लियअबुदूनी, कि मेरी बंदगी करे, मेरी इबादत करे। अल्लाह की बंदगी में राहत और आसानी है, उसकी बंदगी को छोड़ देने से तकलीफ़ें बढ़ती हैं। अगर कोई समझता है कि हक़ पर कायम रहूँगा तो मुश्किलात ज़्यादा हैं, हक़ का रास्ता छोड़ूंगा और बातिल में आ जाऊंगा तो आसानी और राहत है, ऐसा नहीं है। जो मासियतकार हैं, जो गुनाहगार हैं, जो बातिल पर हैं, उनको मुश्किलात का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। वो ना इत्मीनान ज़हनी में होते हैं, ना सकून जिस्मी में होते हैं। कुरान ने कहा है कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, इत्मीनान क़ल्ब, सकून ज़हनी भी और जिस्मी भी, ये दोनों इताअत इलाही में है। जब एक नौजवान ये समझ लेता है कि उस एक की बंदगी में आऊँगा और उसकी इताअत में रहूँगा, और जिसकी इताअत में उसने कहा है, उसने कहा मैं युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जो रसूल की इताअत करेगा गोया वो अल्लाह की इताअत करता है। उसी ने कहा है अतीउल्लाह व अतीउ रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, कि हम देखते हैं कि नवासे रसूल ने अल्लाह के रसूल की इताअत करते हुए, अल्लाह के दीन की इताअत करते हुए इस साबित कदमी में जो आसन नमूने शब्द किए हैं, आज का नौजवान उसी करबला वालों के से दर्स लेते हुए हर तरह की कुर्बानी के लिए आमादा हो जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए भी ये जो जिस्मानी तकालीफ हैं ये कोई अहमियत ना रखती थी। उन्हें अगरचे पता था कि ये मुश्किलात आएंगी, उनको बाकी सहाबा भी मशवरा ये दे रहे थे कि आप ना जाएं। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं या अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं या दीगर उस वक्त के सियासतदान सब कहते हैं कि आप जाएंगे तो ये मुश्किलात आएंगी, कैदो बंद भी होगी, तकालीफ भी होगी। लेकिन इन सारी तकालीफ के साथ आप और आपके चंद साथी इसको जानते हुए, समझते हुए उन तकालीफ को सीने से लगाते हैं। क्यों? कि हदूदुल्लाह की पामाली की वजह से वो तकलीफ़ ज़्यादा है। जो अल्लाह की इताअत से निकल जाए और मेरे सामने मासियत कर रहा हो, कुरान कहता है नबी लअल्लक का बाखिउन नफ्सक, नबी तू क्यों अपने नफ्स को घोले जा रहा है? बुराई वो कर रहा है, दूसरा गुनाहगार वो है, तू क्यों परेशान है कि वो जहन्नुम का ईंधन बन रहा है? अल्लाह का रसूल, इस उम्मत का सैयद और सरदार, वो नहीं चाहता कि उसका उम्मती जहन्नुम का ईंधन बने, वो जिस्मानी तकालीफ हों या उखरवी तकालीफ हों। इमाम हुसैन भी नहीं चाहते कि उनकी नबी की जो उम्मत है वो बेगाड़ में चली जाए, वो अल्लाह की इताअत से निकल जाए, वो फसाद और फिस्क व फजूर की तरफ चली जाए। नबी पाक ने कहा जितनी तकलीफ़ें मुझे दी गई हैं किसी नबी को इतनी तकलीफ़ें नहीं हुई। लिहाजा नबी पाक की उन सारी तकलीफ़ों का सिला ये था कि उस वक्त के सारे लोग उठ खड़े होते हक़ की बुलंदी के लिए, कलिमतुल्लाह के परचम को, परचम तौहीद को बुलंद करने के लिए, और ये जिस्मानी तकालीफ को बालाए ताक रखते। आज भी हमें दर्स से हुर्रियत मिलता है और इसार और कुर्बानी और पामर्दी का अगर दर्स मिलता है तो करबला वालों से। बेशक, बिल्कुल सही कहा आपने। नईमुल हसन साहब हमारे साथ मजहबी स्कॉलर नईमुल हसन नकवी साहब मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। हम बात कर रहे थे मुहर्रमुल हराम के हवाले से, हम बात कर रहे थे फ़लसफ़ा शहादत के हवाले से, फ़लसफ़ा करबला के हवाले से, और आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इतनी तौफीक दें कि हम रब ताला की अताअत के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। प्रोग्राम से इतना ही। अपनी मेज़बान माहनूर कुरैशी और रिजवान अली अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
है।